नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको करवाने वाले हैं सीरीज नंबर 333। जी हाँ, यहाँ पर 333 के साथ में हम आज आपको करवाने वाले हैं मॉर्निंग सीरीज में एस्टेट TGT PGT 2021 के लिए जो आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और आपका ठीक जी हाँ, आज हो गई है 18 दिसंबर 2021। तो 18 दिसंबर 2021 इवनिंग शिफ्ट में आपका PGT का एग्जाम होने वाला है। और मेरी तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक। और जी हाँ, यहाँ पर एग्जाम्स की तैयारी के लिए हम आप सभी के लिए लगातार बने हुए हैं। और यहाँ पर मैं आज आपको अभी 115 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ और इनकी एक्सप्लेनेशंस भी आप देखेंगे। साथ ही साथ में एक्सप्लेनेशंस में यहाँ पर आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल जाएगा। और अगर आप इस सीरीज को देख लेते तो आई एम श्योर कि आपका जो एग्जाम्स है आज का और भी अच्छा जाएगा। तो जी हाँ, एग्जाम से पहले सीरीज को जरूर देख लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लगातार जो फिजिकल एजुकेशन की आपको लेटेस्ट अपडेट और लाइव एग्जाम्स प्रिपरेशन है वो देते रहते हैं। तो चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पर आपको करवाते हैं अभी 115 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो शिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है वो फुटबॉल के खिलाड़ी के द्वारा किया जाता है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है शिन गार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ फुटबॉल गेम है, तो फुटबॉल गेम के अंदर आपका शिन गार्ड यूज होता है। वैसे आपका जो हॉकी है, हॉकी के अंदर भी हम शिन गार्ड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर इसके आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो शिन गार्ड के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर खेलों के अंदर जो इंजरीज होती है उससे बचने के लिए फुटबॉल में जो ये शिन गार्ड है आपका प्रयोग किया जाता है। और पहली बार अगर हम बात करें तो ये 1874 में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। और इस्तेमाल करने वाले थे यहाँ पर सैम वेलर विल्सन। जी हाँ, सैम वेलर विल्सन ने पहली बार शिन गार्ड का प्रयोग किया था। और हॉकी और फुटबॉल ऐसे गेम है जहां पर आपकी लेग्स, जी हाँ, जो ये कह सकते हैं कि जो आपका शिन पार्ट है और आपकी जहां पर टीबिया और फेबुला, वहां पर इंजरीज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हॉकी की स्टिक है वो भी कई बार टकरा जाती है या फिर जो स्टड्स होते हैं उनसे हिट भी प्लेयर कर देते हैं। तो इससे आपको बच के रहना होता है। चलिए मैं साथ ही साथ में दोनों जो सीरीज है वो पैरेलल आपको क्वेश्चन करवाता चलूंगा, क्योंकि हमें यहाँ पर 115 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपको सभी को पता है, तो ये स्कर्वी डिजीज होता है। और यहाँ पर विटामिन जो सी है उसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। और जो एस्कॉर्बिक एसिड है आप ये समझ लीजिए कि आपकी जो स्किन डिजीज से आपको बचाने के लिए, आपके मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, और इसके साथ में जो घाव होता है उसको भी जल्दी भरने के लिए जरूरी है। और इसके साथ में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसके लिए भी आपका बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। और अगर आपके अंदर विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्किन एलर्जीज और उसके साथ में आप ये कह सकते हैं कि जो आपके मसूड़े हैं उनसे खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके लिए जो स्रोत रहते हैं, जितने भी आपके खट्टे पदार्थ हैं उनसे आपको यहाँ पर प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूं। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। तो जो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है वो आपकी हॉकी से संबंधित है। और यहाँ पर अगर इसकी आप एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो यहाँ पर ये 1947-48 में इसकी जो शुरुआत है वो हुई थी। और पहला जो विजेता है वो मुंबई रहा था, ठीक है। और ये राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता, ठीक है, जो विमेन्स हॉकी होती है उसके लिए आपकी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है वो करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि शेल्डन के शारीरिक वर्गीकरण में मेसोमॉर्फ का क्या तात्पर्य है। जहां शेल्डन का क्लासिफिकेशन अगर आप सीबीएसई की 12th क्लास की बुक्स भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी आपको इजीली मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें क्रेसमर का है, जंग क्लासिफिकेशन है, शेल्डन का क्लासिफिकेशन है। और जो शेल्डन का क्लासिफिकेशन है आज की अगर हम मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो सबसे रिलायबल माना जाता है शेल्डन का क्लासिफिकेशन। शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन किया है उसमें इन्होंने 3 प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनका बॉडी का क्लासिफिकेशन किया और उसी के आधार पर जो आपका सोमैटोटाइप है, जी हाँ, सोमैटोटाइप है जो आपका बॉडी क्लासिफिकेशन के लिए। और ये कह सकते हैं कि जो सोमैटोटाइप है उसका इस्तेमाल करके आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी, और ये कह सकते हैं कि कौन सी बॉडी किस खेल के लिए सुटेबल रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। और एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर बता रखा है इसके साथ साथ में
कि जो शेल्डन का क्लासिफिकेशन है उसमें एंडोमार्फ है, मेसोमार्फ है और एक्टोमार्फ है। जो एंडोमार्फ है इसको आप सिर्फ इतना याद रखना कि जो एंडोमार्फ है वो गोल-मटोल होते हैं, मींस उनके अंदर जो फैट डिपोजिटेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, नाशपाती का आकार बन जाएगा, ठीक है। और ये जो इस तरह के प्लेयर होते हैं, कुश्ती है, थ्रोइंग है, पावर लिफ्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा भाग लेना पसंद करते हैं और ये अपने आप में हंसमुख स्वभाव की भी रहते हैं। अगर इनकी आप मेंटलिटी की बात करें, अगर आप इनके स्वभाव की बात करें तो ये बहुत खुश मिजाज होते हैं, दूसरों को भी खुश रखने की प्रवृत्ति होती है और ये आम ये कह सकते हैं कि अपने आप में खुश रहते हैं और उसके साथ में दूसरों को भी खुश करते हैं, मीन्स बातूनी तरह के लोग होते हैं। जो मेसोमार्फ है ये आयताकार रहेंगे। मेसोमार्फ का मतलब है जिसकी एथलेटिक बॉडी हो, जिसके अंदर मसल्स पावर अच्छी हो, ठीक है, और इसके साथ में ये बलवान, ठीक है, बलवान का मतलब है इनके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा करेज होता है और किसी भी काम को ये हम जैसे बोलते हैं ना कि मैं कहता कम हूँ और करता ज़्यादा हूँ, तो ठीक उसी तरह से ये कहते कम है लेकिन करते ज़्यादा है। मीन्स ये जो इन्होंने सोच लिया ना एक बार, ये अपना उस काम को करके हटते हैं, ठीक है, और काफ़ी साहसी होते हैं और कमिटमेंट के अपने लिए बहुत ज़्यादा ये अपना काम करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक्टोमार्फ। एक्टोमार्फ जो आपके लोग होते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं जो एक्टोमार्फ क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ये कह सकते हैं कि ये दुबले पतले मिलेंगे, ठीक है, हाइट इनकी ज़्यादा मिलेगी और ये आप ये कह सकते हैं अगर आप इनका बिहेवियर वाइज अगर इनकी बात करते हैं ना तो ये अपने आप में खुश रहते हैं, ठीक है, दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करते, ठीक है। और जो इस तरह के प्लेयर, अगर हम प्लेयर की बात करें तो प्लेयर जो ये होंगे ये वॉलीबॉल के है, बास्केटबॉल और जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर है वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है, दुबले पतले, मीन्स जिनके अंदर फैट डिपोजिटेशन कम हो, ठीक है। और यहाँ पर जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है ना तो इनका जो क्लासिफिकेशन है जो सोमैटो टाइप की अगर हम बात करें तो सोमैटो टाइप के अंदर इन्होंने 7 पॉइंट, ठीक है, 1 to 7 इन्होंने मार्किंग की है और उसी के आधार पर जो आपका क्लासिफिकेशन है किया है। अब मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो सोमैटो टाइप का क्लासिफिकेशन है, जो एंडोमार्फ है, एंडोमार्फ के लिए जो आपकी यहाँ पर अभी इसमें दी गई है उस चीज़ को आप हमेशा याद रखना, इसके लिए आएगी 7-1-1। किसके लिए भाई? 7-1-1 है एंडोमार्फ के लिए, मेसोमार्फ के लिए है 1-7-1, ठीक है। हो सकता है मे भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाए। एक्टोमार्फ के लिए होगा आपका 1-1-7, ठीक है। चलिए, तो ये इनकी आप कह सकते हैं जो सोमैटो टाइप के अंदर जो बिल्कुल एंडोमार्फ है, ठीक है, जो आप कह सकते हैं कि जो एक एलीट एंडोमार्फ, मेसोमार्फ और एक्टोमार्फ है, इनकी ये परफॉर्मेंस रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 हम यहाँ पर साथ के साथ में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कि जूडो के खेल में प्रतियोगिता का एरिया कितना रहता है, ठीक है। तो जूडो का खेल होता है उसके अंदर जो एरिना कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं जो मार्किंग होती है वो किस तरह होती है, तो ये आपकी 16x16 मीटर की रहेगी। अब इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है कि जो जूडो का आपका जो एरिया होता है उसको सियाजो कहा जाता है, ठीक है, सियाइजो, ठीक है, सियाइजो या फिर सीजो आपका लिखा मिलेगा आपको। और ये आयताकार, ठीक है, आपका जो आकार है इसका आकार है आपका वर्गाकार हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 16x16 मीटर का मिलेगा और कम से कम अगर आप रखते हैं तो ये 14x14 मीटर का होता है, ठीक है। और जो डॉक्टर जिगारो कानो है, डॉक्टर जिगारो कानो ने 1882 के अंदर इस खेल को जूडो नाम दिया था। तो भाई ये क्वेश्चंस तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और मॉर्निंग सीरीज में देखते हैं कि आप कितना अभी वॉचिंग देते हैं। शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो अभी स्टेट का एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अभी शाम को एग्जाम देने जाने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय जूडो संघ की स्थापना है वो कब हुई है, तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो जूडो संघ है वो 1957 में बना है। भारतीय जूडो संघ जो आपका है, भारतीय जूडो फेडरेशन है वो 1964 में बनी है और ओलंपिक में इसको शामिल किया गया है 1964 टोक्यो ओलंपिक में। अब टोक्यो ओलंपिक के अंदर भी आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जिस मेजबान देश के अंदर आपके गेम हो रहे होते हैं, ओलंपिक के बारे में बता रहा हूँ, तो उसको राइट होता है कि वो अपना कोई भी एक ट्रेडिशनल गेम है वो डाल सकता है। तो जो जूडो है वो जापान के अंदर बहुत फेमस है, तो इसी वजह से जो 1964 के अंदर टोक्यो ओलंपिक हुआ है उसमें इसको शामिल किया गया था, ठीक है। इस चीज को भी आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। कबड्डी खेल में लोना के कितने अंक मिलते हैं, तो लोना है, लोना के 2 अंक दिए जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 है। अब लोना के बारे में होता क्या है कि लोना है एक ये वर्ड है, ठीक है, टर्म है जो कबड्डी के अंदर इस्तेमाल होती है जब आप एक टीम जो दूसरी टीम है उसके पूरे खिलाड़ियों को आउट कर देगी, सभी खिलाड़ियों को आउट कर देगी, तो उसमें यहाँ पर लोना उसको प्राप्त होता है, तो उसको लोना प्राप्त करना कहते हैं, ठीक है। लोना मिलने पर जो टीम
आउट करेगी उसको 2 अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं, ठीक है, जो आउट करने वाली टीम है। लोना के पश्चात खेल जारी रहता है और जिसमें जो आउट होने वाली टीम के सभी खिलाड़ियों को 10 सेकंड के अंदर निर्धारित कोर्ट में जाना होता है, ठीक है, जाना होगा। जो आउट हो चुके हैं उनको 10 सेकंड के अंदर अंदर वापिस से कोर्ट के अंदर एंट्री करनी होती है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर जो आपकी अपोनेंट टीम है जिसको लोना प्राप्त हुआ है उसको एक टेक्निकल पॉइंट दे दिया जाता है, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। और यदि 1 मिनट तक अपने कोर्ट में नहीं आता तो विरोधी दल को विजेता भी घोषित किया जाता है, ठीक है, बाइफर्केट उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 1 मिनट तक एंट्री नहीं करते, इट मीन्स कि आपने अपनी, जैसे हम नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि उसने भाई खड़ी हार दे दी, मीन्स उसने हार स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर टेक्निकल इसके रूल रहेंगे थोड़े से। नेक्स्ट है कि माइक्रो साइकिल, अब ये ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो ट्रेनिंग से रिलेटेड भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो भाई मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जो आपका, जिसमें आपका बहुत सारे ऐसे सर्किट ट्रेनिंग है, ठीक है, आपका कंटिन्यूस ट्रेनिंग है, इंटरवल ट्रेनिंग है, फार्टलेग ट्रेनिंग है, ठीक है, सर्किट ट्रेनिंग है, तो आप इनको थोड़ा सा देख के जरूर जाइएगा क्योंकि यहां से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। माइक्रो साइकिल प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है? तो जो माइक्रो साइकिल है वो आपका 7 दिन का रहता है। अब देखिए यहां पर मैक्रो को आप समझ सकते हैं, मीजो को समझ सकते हैं और माइक्रो को समझ सकते हैं। मैक्रो में आप याद रखिएगा, जो मैक्रो होता है, मैक्रो का मतलब है जो सबसे बड़ा हो, मीन्स जो मैक्रो है वो सालों के अंदर, साल, ठीक है, ये मान के चलिए कि कम से कम 1 साल का होता है। मैक्रो को आप ऐसे भी याद कर लीजिए कि जहां पर मैक्रो होगा, मैक्रो सबसे बड़ा और वो साल के अंदर होता है, ठीक है, मीन्स 3 से 12 यहां पर माह का बता रखा, तो ये मान के चलिए कि 1 साल की प्लानिंग आपकी चलती है, ठीक है, मींस एक कंपटीशन से दूसरे कंपटीशन तक तैयारी चलती है। आप इसको ऐसे भी काउंट कर सकते हैं कि जो, जैसे अभी आपका ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा का मेडल आया, तो नीरज चोपड़ा अभी से जो मैक्रो प्लानिंग है उसके अंदर शामिल हो गया, ठीक है, जो मैक्रो साइकिल। अब मैक्रो साइकिल इसका ये चलेगा अगले 2024 जो आपका पेरिस ओलंपिक के अंदर आपका गेम होना है, तो वहां तक ये प्लानिंग लेके चलते हैं। और उसके बीच में छोटे छोटे स्टेशन आते हैं जिसके अंदर आपका कॉमनवेल्थ गेम है, एशियन गेम्स है, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स आएगा, तो इनको भी शामिल करते हुए चलते हैं, ठीक है। मीजो जो चक्कर है, मीजो साइकिल जो होगा ये आपका हफ्ते के अंदर होता है, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ये हफ्ते के अंदर या फिर महीने के अंदर इसको शामिल किया जाता है, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर माइक्रो साइकिल होगा ये दिनों के अंदर होता है, ठीक है, हफ्ते में बिल्कुल भी नहीं होगा, ये 5 से 7 दिन का हो सकता है, 5 से 10 दिन का हो सकता है, ठीक है, इसकी ज्यादा वैलिडिटी नहीं होगी। वैलिडिटी का मतलब है इसकी ज्यादा आप टाइम ड्यूरेशन है नहीं बढ़ाते, ठीक है। माइक्रो चक्कर को साप्ताहिक प्रशिक्षण भी कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, माइक्रो चक्कर को साप्ताहिक प्रशिक्षण, साप्ताहिक प्रशिक्षण का मतलब है कि 1 हफ्ते का इसमें शेड्यूल बनाया जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मीजो आप मंथ में कर लीजिए, मैक्रो को साल के हिसाब से, और माइक्रो है उसको दिनों के हिसाब से हमेशा याद रखिएगा, काफी इजी रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट है स्फेग्नोमैनोमीटर किसका मापन करता है? तो जो स्फेग्नोमैनोमीटर है, यहाँ पर देखिए स्फेग्नोमैनोमीटर के बारे में बता रखा है। तो स्फेग्नोमैनोमीटर का आप सभी को पता है कि जो आपका बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को चेक करने के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ टर्म बता रखे कि जो स्फेग्नोमैनोमीटर है वो ब्लड प्रेशर के लिए, स्पायरोमीटर है वो फेफड़ों की क्षमता को धारण करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि जो फेफड़ों के अंदर आपकी कैपेसिटी होती है कि आप कितना एयर को स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पर वेट स्पायरोमीटर। अच्छा, कई बार आपको ना यहाँ पर जो स्पायरोमीटर है यहाँ पर वेट स्पायरोमीटर लिखा मिलेगा, ठीक है, वेट स्पायरोमीटर, वेट, ठीक है, वेट का मतलब भी यहाँ पर गीला स्पायरोमीटर भी आपको शायद हिंदी में मिल जाए लिखा हुआ, तो इसका भी मतलब होता है कि जो फेफड़ों की आपकी क्षमता मापने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका यहाँ पर स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप है ये आपका हृदय की गति, हार्ट बीट को चेक करने के लिए होता है, और डॉक्टर के गले में आप बिल्कुल एक ईजी वे में इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम करेंगे, जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना इसकी लास्ट वाले की व्याख्या मिलेगी, तो हम अभी करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, उसके बाद में जो इसकी आपको एक्सप्लेनेशन हो वो भी दिखा देंगे, जो इससे ऊपर वाले के। वर्ष 2007 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है? अब देखिए ये भी चीज़ बहुत आपके लिए मायने रखेगी कि जितने आपके पुरस्कार हैं, भाई मैं आगे के लिए भी सजेस्ट कर रहा हूं आपको, जितना भी आपका फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है आप उसको छोड़िए मत। आप ये मत सोचिए, कुछ साथी जो एस्टेट का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, जो बाहर के आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, या फिर UP TGT DSSB KVS NVS की तैयारी कर रहे हैं, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर सिलेबस होता है ना वो ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर
पर्टिकुलर इसी में से पूछा जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स है आपकी, जो स्पोर्ट्स के अंदर लेटेस्ट आपकी हिस्ट्री बन रही है, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो अपना अच्छे से पढ़ के आप जाया कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि 2007 के अंदर अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन नहीं है, तो ये अर्जुन पुरस्कार ये जो है साइना नेहवाल को नहीं मिला था। ठीक है, तो साइना नेहवाल जो भारत की तरफ से ओलंपिक में बैडमिंटन की स्पर्धा में कांस्य पदक विजेता है, ठीक है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर भारत सरकार ने 2008 में अर्जुन पुरस्कार और वर्ष 2009-10 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से इसको यहाँ पर सम्मानित किया था। जबकि जो चित्रा है, चित्रा सोमन जो एथलेटिक्स से है, प्रभजोत यहाँ पर जो हॉकी से है, अलका तोमर है कुश्ती से है, इनको 2007 के अर्जुन 7 के अंदर इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। और साइना नेहवाल का आपको पता होगा कि जो मेडल आया था, जो उसकी अपोनेंट खिलाड़ी थी, उन्होंने कांस्य पदक का जो मैच था उससे कह सकते हैं कि वॉकआउट कर लिया था, क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी। इसी वजह से जो साइना नेहवाल है उसका मेडल आया था। अदरवाइज मैं ये बोल रहा हूँ कि जो साइना नेहवाल की जो अपोनेंट खिलाड़ी थी वो भी काफ़ी टक्कर वाली प्लेयर थी, और ये कह सकते हैं कि जो मैच होना था ओलंपिक के अंदर वो बहुत कांटे का मैच होता अगर उसको चोट नहीं लगती। ठीक है, किसी भी तरफ कह सकते हैं ना, ऊँट किसी भी तरफ करवट लेके बैठ सकता था। चलो नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो जो सीखने का है, जो सीखने का अंतर्दृष्टि का भाई इनसाइट थ्योरी का आप इसको देख लीजिएगा, तो ये इनसाइट थ्योरी है कोलर और कोफक का। ठीक है, कोलर, कोफक का, वर्दीमेर, तो ये इसी के गेस्टाल्टवादी आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाएगा कि गेस्टाल्टवादी इनमें से कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन की सेंस चेंज हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना कि जो इनसाइट थ्योरी अंतर्दृष्टि की बात की है वो की है कोलर, कोफक्का और वर्दीमेर ने और लेविन। ठीक है, इनके साथ में यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के ये प्रतिपादक हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिक हैं ये, और यहाँ पर नाम इनके देख लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो कोलर ने अपना प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो किसके ऊपर किया था, किस जानवर पे किया था? तो आप बता सकते हैं कि चिंपांजी, और चिंपांजी का अगर नाम पूछ ले तो सुल्तान था भाई। ठीक है, इसको भी आप ऐसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन काफ़ी है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। फिर कुछ साथी बोलते हैं कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और थोड़े से थोड़े टाइम में हम आपको करवाएं। स्पायरोमीटर किसके मापन में आपका प्रयोग किया जाता है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था। तो ये आपका फेफड़ों की क्षमता को मापन करने के लिए। ठीक है, आपका अंतःश्वसन मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल जो रेस्पिरेशन होता है उसमें जो छोड़ी हुई मात्रा है, ठीक है, छोड़ी गई वायु की मात्रा और जो अंदर ली हुई वायु की मात्रा है उसको चेक करने के लिए आपका स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और फिर बोल रहा हूं भाई, वेट स्पायरोमीटर भी आपका फेफड़ों की क्षमता को चेक करने के लिए होता है। ठीक है, वेट स्पायरोमीटर लिखा मिले या फिर आपको स्पायरोमीटर लिखा मिले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में भाग लेता है तो उसके लिए क्या निर्णय होगा? ठीक है, तो एक तरह से ये कह सकता है कि आपको रूल की इंटरप्रिटेशंस के बारे में ये पूछ रहा है। तो ये बोल रहा है कि अगर एक एथलीट है वो आपका भाग नहीं ले रहा है, ठीक है, मीन्स वो पहले अनाउंस कर देता कि मैं इसमें भाग लूंगा और फिर दूसरे इवेंट की तरफ अगर जाना चाहे तो क्या होगा? ऑफिशियल्स जो आपके कह सकते हैं कि जो मैच रेफरी है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो एथलेटिक्स के अंदर आपके इवेंट रेफरी है, वो उसको अयोग्य कर देंगे। अयोग्य का मतलब है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और किसी भी इवेंट में उसको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो एंट्रीज जो भेजी जाती है आपको उसी इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। और अगर आप वहां से अपना इवेंट में से नाम वापस ले लेते हैं तो आपको दूसरे इवेंट में पार्टिसिपेट करने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि जो आपकी प्लानिंग होती है, जो आप टूर्नामेंट करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसकी बहुत एक सिस्टमेटिक वे से और आपकी कुछ ये कह सकते हैं कि महीनों पहले ही आपकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। चलिए, तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया है। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहे तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ इसको, साथ ही साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। ये बोल रहा है कि यदि कोई प्रतियोगी एक ही समय में धावन पथ एवं मैदानी खेलों में एक साथ भाग लेता है या एक से अधिक प्रतियोगिता में भाग लेता है तो उपयुक्त निर्णेता एक समय में एक राउंड या ऊंची कूद और पोल वाल्ट के प्रत्येक परीक्षण या ट्रायल में उसे अनुमति दे सकता है, परंतु इसके पश्चात यदि प्रतियोगी आगे के ट्रायल में अनुपस्थित रहता है तो उसे पहले सुनिश्चित इवेंट के लिए अयोग्य किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि दौड़ की प्रारंभिक स्थिति के बारे में बात कर रहा है कि दौड़ के प्रारंभ की स्थिति में कितनी दूरी से
अधिक दूरी की दौड़ में धावक हाथ से जमीन को स्पर्श नहीं करता है। तो इसका सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो एक सीटिंग स्टार्ट लिया जाता है और एक स्टैंडिंग स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्टार्ट की बात कर रहा है, तो ये बोल रहा है कि किस दूरी के बाद में, जो 400 मीटर की दूरी है, 400 मीटर से अधिक की जो दूरी है उसमें स्टैंडिंग स्टार्ट लिया जाता है। इसको आप याद रखिएगा कि जो 400 मीटर का, मैंने जैसे कल वाली सीरीज में भी बताया था कि जो 400 मीटर से नीचे, या फिर ये कह सकते हैं कि जो एक आपका ट्रैक का एक चक्कर होता है, ये 400 मीटर का हो जाएगा। इस 400 मीटर के एक चक्कर तक जितने भी आपकी जो स्प्रिंट होते हैं या फिर जो रेसेस होती है उसमें सीटिंग स्टार्ट लिया जाता है। इसको याद रखिएगा भाई, सीटिंग स्टार्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। और 400 मीटर से ऊपर, जैसे कि 800 मीटर है, 1500 मीटर है, 2000 है, 3000 है, 5000, 10,000 मीटर की रेस है, उसमें आपका स्टैंडिंग स्टार्ट लिया जाएगा। इस चीज को आप हमेशा याद रख लीजिएगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब चलिए, इसने ये IAAF, और एक चीज और याद रख लीजिएगा भाई, IAAF को अब यहां पर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का पुराना नाम क्या है, ठीक है, तो आप बता सकते हैं IAAF, ठीक है। नियमानुसार ये बोल रहा है कि सभी जो दौड़े हैं, जो 100 से लेकर 400 मीटर और बाधा रिले दौड़ हैं, इनमें स्टार्ट ब्लॉक से झुककर जो स्टार्ट है वो लेना अनिवार्य है। स्टार्टिंग ब्लॉक से प्रारंभ होने वाली दौड़ों में एथलीट दौड़ समाप्ति तक जमीन को स्पर्श नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर, चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि दोनों ही क्वेश्चंस आपको इजीली विजिबल हो जाएं। क्वेश्चन है कि वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा स्थान सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। लिब्रो के बारे में क्या यहाँ पर बात सही है, तो ये बोल रहा है कि वह सर्विस नहीं कर सकता, ठीक है। ब्लॉकिंग भी, ब्लॉकिंग की ये कह सकते हैं कि वो डिफेंड कर सकता है, ठीक है, वो अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है, स्मैश नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो ये वह सर्विस भी नहीं कर सकता, ठीक है, और इसके साथ में अटैक लाइन से आगे जाकर स्मैश भी नहीं लगा सकता, भाई स्मैश भी उसको अलाउ नहीं है, ठीक है। फ्रंट के अंदर वो आक्रमण कर सकता है, नहीं भाई वो आक्रमण भी नहीं कर सकता, ठीक है। ब्लॉकिंग है, ब्लॉकिंग भी कह सकते हैं कि ब्लॉक के लिए जा सकता है, ठीक है, वो डिफेंड कर सकता है, और ये ध्यान में रखना। चलिए इसके लिब्रो के बारे में अभी यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप पढ़ लीजिए। यह पिछली पंक्ति में खेलने वाला रक्षात्मक प्लेयर होता है, ठीक है, तो ब्लॉकिंग के लिए भी नहीं जाएगा। जिसके प्रवेश की गणना खिलाड़ी बदलने में नहीं की जाती, मींस यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी किए जाते हैं तो उसमें इसको काउंट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि जब सर्विस आपकी रैली चल रही है, तो रैली अगर नहीं चल रही है तो ये कभी भी खिलाड़ी आ सकता है और कभी भी बाहर जा सकता है, ठीक है। यह सर्विस, ब्लॉक, सेट तथा स्मैश नहीं कर सकता और खेल क्षेत्र के किसी भाग में आक्रमण नहीं कर सकता यदि गेंद जाल के ऊपर हो, ठीक है, याद रखिएगा। गेंद अगर जाल के ऊपर है तो ये स्मैश वगैरह भी नहीं लगा सकता, ना सेट कर सकता, ब्लॉक कर सकता है। तो ये सिर्फ बॉल को लिफ्ट कर सकता है। लिफ्ट का मतलब है कि अगर बॉल आ रही है तो उस बॉल को रक्षात्मक तरीके से खेल सकता है, ठीक है, ये रक्षात्मक तरीके से सिर्फ खेलेगा। चलिए अब बात कर रहा है कि बैडमिंटन के बारे में क्या है। बैडमिंटन के एकल मैच में दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर हो जाने पर अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजय होगा। तो कौन सा, तो ये है आपका 22 अंक, ठीक है। 22 अंक का मतलब है कि 2 की लीड होना जरूरी है। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए, अगर 2 की लीड नहीं है तो यहां पर वो खिलाड़ी विजेता घोषित नहीं होगा। तो मतलब 20-20 पॉइंट हो गए हैं तो आपको लीड बाय 2 पे जाना पड़ेगा। बैडमिंटन में यदि अंकों की गणना 20-20 हो जाए तो खिलाड़ी या जोड़ी पहले 2 अंकों की बढ़त बना लेता है, वह उस सेट का विजेता होगा। यदि अंकों की गणना 29-29 बराबर हो जाए तो खिलाड़ी या जोड़ी पहले 30वां, मींस जो पहले 30 बना लेगा, 29 से जो 30 कर लेगा वो विजेता हो जाएगा, ठीक है। 20-20 पे क्या होगा, लीड बाय 2 चलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है। तो सहन शक्ति के लिए आपका कौन सा प्रयोग किया जाता है, एंड्योरेंस के लिए कौन सा टेस्ट आपका लिया जाता है, तो आप इसमें ये बता सकते हैं। तो यहाँ पर होता है आपका ट्रेडमिल। जी हाँ, ट्रेडमिल एक आप कह सकते हैं कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जिम वगैरह के अंदर है, आप अपने घर पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता किसके लिए, ये आपके एंड्योरेंस टेस्ट को चेक करने के लिए आपका किया जाता है, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा सा और हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। चलिए बाकी वाला क्वेश्चन हम ऊपर से ले आएंगे। चलिए इसका ट्रेडमिल वाला जो है, ट्रेडमिल वाला, चलिए मैं यहाँ पर आपको ऊपर इसका दिखा देता हूँ। चलिए 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 ये रहा,
ठीक है, क्योंकि इसका ये ऊपर वाला पार्ट दिया गया था। तो ये है कि जो ट्रेडमिल है ये है सहन शक्ति परीक्षण के लिए, ठीक है, लिव स्टब और डॉक्टर केनेथ कूपर ने, ठीक है। तो यहाँ पर कूपर टेस्ट भी आपने एक जरूर सुना होगा, तो ये केनेथ कूपर का ही बनाया हुआ कूपर टेस्ट भी। और यहाँ पर जो ये है आपकी ट्रेडमिल है, ये आपकी बिल स्टब और डॉक्टर केनेथ ने सर्वप्रथम होमर एक्सरसाइज एरोबिक के रूप में ट्रेडमिल का प्रयोग इन्होंने किया था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर 17 नंबर, ठीक है। तो 17 नंबर क्वेश्चन की फिर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन में है कि जिम्नास्टिक महिला वर्ग में कौन सा इवेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिम्नास्टिक की इवेंट होती है उसमें पोमल हॉर्स नहीं होता। पोमल हॉर्स है वो मेंस कैटेगरी के लिए आपका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है आप इसको देख लीजिए। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। जिम्नास्टिक व्यायाम शरीर में शक्ति जो आपकी स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है और आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाने के लिए, मसल्स कंट्रोल को बढ़ाने के लिए आपको उत्तम साधन है। पुरुषों में 6 तथा महिलाओं में 4 तरह की आपकी प्रतियोगिताएं होती हैं, ठीक है। याद रखिएगा 4 महिलाओं के अंदर है और पुरुषों के लिए मेंस कैटेगरी में 6 आपके इवेंट होते हैं। तो कौन कौन से है? आपकी फ्लोर एक्सरसाइज होती है, ठीक है, तो दोनों के अंदर फ्लोर एक्सरसाइज है, ठीक है। फिर आपकी हॉरिजॉन्टल बार्स पे आपकी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, ये असमान लिख रखा है, ठीक है। आपकी इस पे हॉरिजॉन्टल बार व्यायाम होता है, ठीक है। बैलेंस बीम होता है, ठीक है। इसमें वोल्टिंग हॉर्स है, ठीक है, और इसमें आपका वोल्टिंग हॉर्स एक्सरसाइज होगी। इसमें पोमल हॉर्स और रोमन रिंग्स है, ये पुरुषों के लिए आपकी 2 शामिल इसमें रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जन्मजात प्रेरक नहीं है। अब जन्मजात प्रेरक कौन सा नहीं है? तो ये है आपका आदत। जी हाँ, आदतों को आप विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। बाकी जो भूख है, प्यास है, नींद है, तो ये कह सकते हैं कि एक तरह से आपकी बायोलॉजिकल नीड है जो आपके जन्म से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। इन्हें शारीरिक या जैविक प्रेरक भी कहते हैं, जैसे कि भूख है, प्यास है, विश्राम है, निद्रा है, आपका काम है, ठीक है ये। और अर्जित प्रेरक ये होते हैं कि जिसे व्यक्ति सीखता है, ठीक है, जैसे कि आपका आदत हो गई, इंटरेस्ट हो गया या फिर सामाजिक आपकी बातें हो गई, वो चीजें इसमें आपकी शामिल हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, यह कथन किसका है? तो भाई यह कथन अरस्तु का है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ एक स्टेट इसको प्लेटो का मानती है और कुछ एक स्टेट इसको यहाँ पर अरस्तु का मानती है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर भाई अभी तक इसके अंदर कन्फ्यूजन बना हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में जो कथन है ये आपका अरस्तु का ही कहा हुआ है, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। स्वस्थ मन के अंदर जो स्वस्थ मन रहता है, ठीक है, ये अरस्तु ने कहा है। मीन्स सेना इज कॉर्पोर और सेनो, ठीक है, ये मतलब आपका लैटिन वर्ड है, ठीक है। और इसको अंग्रेजी भाषा में अगर अनुवादित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी और ए हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी, ठीक है। चलिए अब ये बोल रहा है कि जॉन लॉक के अनुसार एक स्वस्थ मन के अंदर जो एक स्वस्थ मस्तिष्क है वो निवास करता है। इस जगत में प्रसन्नतापूर्वक जीवन यापन की एक संक्षिप्त किंतु परिपूर्ण परिभाषा है। रूसों के अनुसार स्वस्थ शरीर होने से ही मन की जो कार्यविधि है वो सुगम और सुनिश्चित हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है? जो एशियन गेम्स है उनका आयोजन कौन करता है? तो उनका आयोजन करता है OCA, ठीक है। OCA की आप यहाँ पर जो फुल फॉर्म बनाएंगे, हो सकता है मैं भी आपको क्वेश्चन में मिल जाए, तो OCA की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर आपकी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ठीक है, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। एशियाई खेलों की कार्यकारिणी परिषद को OCA ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया कहा जाता है। इसका गठन 1982 ईस्वी में किया गया था और इसका जो मुख्यालय है वो कुवैत के अंदर हवाली शहर में बनाया गया है। और एशियन गेम फेडरेशन द्वारा प्रथम एशियन गेम्स का आयोजन नई दिल्ली 4 मार्च से लेकर 11 मार्च तक आयोजित किया गया था। और जो खेलों का उद्देश्य है वो है हमेशा आगे की ओर। और यहाँ पर जो कुल देश जिसमें शामिल हुए थे कौन कौन से हैं, ये आपका इसमें भारत, जापान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, मलेशिया, फिलीपींस, यहाँ पर इसके साथ में है नेपाल है, थाईलैंड है तथा आपका इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये आपके 11 देश शामिल हुए थे। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन में है 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। तो 19 नंबर क्वेश्चन में है कि व्यक्तिगत खेल के बारे में। यहाँ पर खेल व्यक्तिगत है, निम्न में से कौन सा खेल है वो व्यक्तिगत है? इंडिविजुअल गेम कौन सा है? तो इंडिविजुअल गेम है ये फेंसिंग होता है, जिसमें आप तलवारबाजी इसको कह सकते हैं। बाकी कबड्डी है, ठीक है, स्पेक्ट्रा है, बेसबॉल है, ये आपके टीम गेम रहेंगे, ठीक है। फेंसिंग व्यक्तिगत खेल है, जबकि अन्य जो आपके खेल हैं, बेसबॉल के अंदर 9 खिलाड़ी खेलते हैं, स्पेक्ट्रा के अंदर 12 हैं और कबड्डी के अंदर 7 खिलाड़ी एक टाइम पर खेलते हैं, ठीक है, टीम के अंदर खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है? तो जो आपकी स्कूली स्तर की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको कंट्रोल करता है आपका SGFI, ठीक है। और SGFI का मतलब है यहाँ पर स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया और इसकी जो स्थापना है वो 1954 के अंदर हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने
ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भाई इसको अब चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में है 9, तो अब 9 को आप कर दीजिएगा कैंसल, और अब ये हो गए हैं टोटल आपके 10। ठीक है, अब इसमें जो 8 हैं, 8 स्वर्ण पदक आपके हॉकी से आए हैं। ठीक है, यहाँ पर, और एक आपका यहाँ पर है आपका अभिनव बिंद्रा का निशानेबाजी के अंदर, और निशानेबाजी में भी 10 मीटर एयर राइफल। ठीक है, और एक मेडल अभी जो हाल फिलहाल के अंदर, और यहाँ से क्वेश्चन पूरा संभावित है भाई, पैरालंपिक और आपका टोक्यो ओलंपिक, इन दोनों को आप पढ़ लीजिएगा, पैरालंपिक टोक्यो, ठीक है, और इसके साथ में आपका टोक्यो ओलंपिक, समर ओलंपिक, इनसे आपको यहां पर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर 10 मेडल अब भारत के टोटल हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बालक खेल के द्वारा अपने अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, इसका उल्लेख किस सिद्धांत में है? ठीक है, तो ये होता है आपका अतिरेक ऊर्जा का सिद्धांत। ठीक है, सरप्लस एनर्जी का ये सिद्धांत रहेगा। व्यक्ति अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को खर्च करने के लिए खेलों की ओर आकर्षित होता है। जिस प्रकार प्रेशर कुकर से अतिरिक्त भाप ये सीटी के माध्यम से निकल जाती है, तो ये किसी ने एक तरह से कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल वे में है, आपको समझाने के लिए बता दिया। ठीक उसी प्रकार से जो बच्चा है वो अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको खेल के अंदर अपना खर्च करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भाई भारत का खेल सर्वोच्च पुरस्कार अभी यहां पर अगर आप अभी बात करें हाल फिलहाल में, तो ये आपका अर्जुन पुरस्कार। देखिए जो ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया? क्वेश्चन में ऑप्शन कितने दिए गए हैं, और उन ऑप्शंस में से जो हाईएस्ट है वो क्या है? कभी आप ये बोलने लगे कि सर ये तो आपका मेजर ध्यानचंद जो आपका खेल रत्न अवार्ड है वो अभी सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन में है यहां पर आपका अर्जुन पुरस्कार, और भारत रत्न है, खेल पद्म विभूषण है, और ये आपका पद्मश्री। तो ये आपकी कला, संस्कृति और विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और अर्जुन पुरस्कार की जो अभी हाल फिलहाल में जो धनराशि है वो 15 लाख रुपए आपकी कर दी गई है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो फुटबॉल के खेल की अवधि आप सभी को पता है कि 90 मिनट की है, तो इसमें कुछ ज्यादा आपको नहीं बताना है। 11-11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम सोकर भी है। ठीक है, 90 मिनट की अवधि रहेगी, 45-45 मिनट के 2 हाफ होंगे, और जिसके बीच में 10 मिनट का मध्यांतर दिया जाएगा, मीन्स जो रेस्ट है, इंटरवल टाइम है, वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक वॉलीबॉल के आविष्कारक कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर आधुनिक वॉलीबॉल के आविष्कारक हैं, ये हैं जी मॉर्गन। ठीक है, और जो यहाँ पर है डॉक्टर जेम्स ए नाइस्मिथ। डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने जो बास्केटबॉल है गेम उसको इन्वेंट किया था, और दोनों ही ये गेम है, वॉलीबॉल और आपका बास्केटबॉल है, वो अमेरिका से निकले हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और चलिए इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के बारे में अगर आप देखना चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, विलियम जी मॉर्गन ने बनाया है 1895 के अंदर, और इसका जो पुराना नाम है वो मिंटो नेट था। ठीक है, और डॉक्टर A.D. हॉलस्टेड ने इसका नाम है वो वॉलीबॉल रखा था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, डॉक्टर A.T. हॉलस्टेड ने इसका नाम वॉलीबॉल रखा है। तो भाई क्वेश्चन की सीरीज तो आज मेरे ख्याल में भाई आपके लिए धमाकेदार होगी। अब धमाकेदार है या नहीं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जितने भी साथी अभी लाइव वॉच कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका ईरानी ट्रॉफी संबंधित किससे है? तो ईरानी जो ट्रॉफी है वो आपकी क्रिकेट से संबंधित रहती है, और यहाँ पर जो इसको श्रेय आप ये कह सकते हैं कि जो किसको जाता है, तो यह है श्री JZR ईरानी की याद में इस प्रतियोगिता का आयोजन 1960 में आपका शुरू किया गया है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट विजेता और शेष भारत के मध्य प्रतिवर्षीय करवाई जाती है। ठीक है, जो रणजी ट्रॉफी का विजेता होगा और जितने भी आपके और दूसरी टीमें हैं उनके बीच में आपकी करवाई जाती है। और यहाँ पर 2014-15 की जो विजेता की बात करें तो यहाँ पर कर्नाटक 6 बार का है। ठीक है, और यहाँ पर 2015-16 का जो विजेता है वो शेष भारत रहा है। ठीक है, आप इसको याद कर लीजिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगास्वामी कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो रंगास्वामी कप है ये आपका खेल है हॉकी से संबंधित है। सॉरी, रंगास्वामी कप जो आपकी ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? तो हॉकी खेल से संबंधित है, और 1928 में इसका शुभारंभ है वो आपका किया गया है, और पुरुषों के लिए आपकी प्रतियोगिता होती है। ठीक है, और जो यहाँ पर हॉकी खिलाड़ी और खेल संपादक थे रंगास्वामी जी, उन्हीं के नाम पर इसको
चलाया गया है। बेसबॉल खेल कहाँ का है? तो भाई बेसबॉल खेल है ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का, और 1755 ईस्वी में इसका प्रारंभ माना जाता है, और यहाँ पर अमेरिका का राष्ट्रीय खेल भी है। और इसके साथ में जो ओलंपिक के अंदर इसको पहली बार शामिल किया गया था आपका 1912 में, ठीक है, 1912 के ओलंपिक में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? और धनराज पिल्ले भाई भारतीय खिलाड़ी हैं, और आप सभी को पता है कप्तान भी रह चुके हैं भारतीय टीम के, तो ये हैं हॉकी के खिलाड़ी। और यहाँ पर इनके बारे में अब खास क्या है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अर्जुन पुरस्कार इनको मिला है 1995 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 1999 2000 में, ठीक है, फिर के बिरला पुरस्कार है 1999 में, और पद्मश्री पुरस्कार है इनको मिला है 2000 के अंदर, ठीक है, 2001 में। अब ये बोल रहा है कि तेज तर्रार यहाँ पर खिलाड़ी थे, ठीक है, सुप्रसिद्ध, और जो आपकी फर्स्ट लाइन होती है, ठीक है, फर्स्ट अटैक के अंदर ही आपका रहते थे। और धनराज पिल्ले की बदौलत 1998 के जो बैंकॉक एशियाई गेम्स में भारत 32 वर्षों बाद है स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रहा था। लिएंडर पेस के बारे में भाई खास क्या वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो लिएंडर पेस है ये टेनिस के खिलाड़ी हैं, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। और लिएंडर पेस भारत के दूसरे और टेनिस के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक विजेता हैं, ठीक है, कांस्य पदक विजेता। अब इससे पहले मींस यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लिएंडर पेस से पहले भारत का जो मेडल आया था, पहला मेडल है वो आया था केडी जाधव का 1952 हेलेंसिकी ओलंपिक में, ठीक है, याद रख लीजिए। उसके बाद में 1996 में व्यक्तिगत मेडल आया है यहाँ पर किसका? लिएंडर पेस का, 1996 अटलांटा के अंदर। और 1996-97 के अंदर एन कुंजू रानी भारोत्तोलन के संयुक्त रूप से, मींस यहाँ पर जो 1996-97 के अंदर जो यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, तो दो खिलाड़ियों को मिला था, एन कुंजुरानी, और यहाँ पर संयुक्त रूप से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है लिएंडर पेस को भी दिया गया था। और लिएंडर पेस और महेश भूपति की जोड़ी को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज को भी भाई आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन भाई काफ़ी है यहाँ पर, अभी तक तो सिर्फ हम 35 की तरफ ही पहुंचे हैं, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होने वाले। मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो मुक्केबाजी की जो होती है आपका एरिया या एरिना, उसको रिंग कहा जाता है। और यहाँ पर इसका नाम रिंग भाई, ठीक है, और यहाँ पर वर्गाकार होगा, इसके साथ में 4.10 और न्यूनतम से लेकर आपका 6.10 अधिकतम इसका क्षेत्र हो सकता है। जमीन से इसकी जो ऊंचाई है वो 3 फुट 3 इंच की रहेगी। और तीसरे ओलंपिक भाई 1904 सेंट लुइस में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट है आपका एशिज ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये एशिज है आपकी क्रिकेट से, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में 1870 से आपकी शुरू हुई थी, ठीक है, और तब से ये अभी तक चली आ रही है, ठीक है। और इन्हीं दो देशों के बीच में आपकी ये खेली जाती है, दूसरे किसी देश को इसमें शामिल नहीं किया जाता। और ये बोला कि इस हार के विरोध में यहाँ पर ये बोला कि जो आपकी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है प्रथम आधिकारिक टेस्ट मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आपका विजयी रहा था। मीन जो पहला मैच खेला गया था आधिकारिक तौर पर 1877 में, उसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा था। इस हार के विरोध में यहाँ पर स्वरूप अंग्रेज महिलाओं ने बेल्स जो आपने देखा होगा क्रिकेट की जो बेल्स होते हैं उनको जलाकर क्या किया था? ऑस्ट्रेलिया को है वो राख है वो सौंप दी थी। और यह सिलसिला आज भी जारी है। जो एशेज ट्रॉफी होगी ना, आपने देखा भी होगा, तो एक तरह से रोलिंग ट्रॉफी है, जो हर साल आपकी जो भी जीतने वाला होगा एशेज को, उसी देश को ये दी जाती है। मीन्स इंग्लैंड जीतेगा तो इंग्लैंड के पास में चली जाएगी, ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया के पास में जाएगी। तो यहाँ पर इसके अंदर जो ऐश मीन्स यहाँ पर जो राख है, राख से ही एशेज वर्ड है ये बना है। और बेल्स जो बेल्स होती है क्रिकेट की, उसको जलाकर इसकी राख का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, उसमें संजोकर रखी गई है। नेक्स्ट है आपका डूरंड कप। जी हाँ, डूरंड कप है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो क्वेश्चन ये रह गया, तो चलिए इसको ऊपर से थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो डूरंड कप है ये आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, और भारत का भाई सबसे पुराना यहाँ पर खेल है, ठीक है। डूरंड कप है फुटबॉल भारत की पहली और विश्व में दूसरे स्थान पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है, ठीक है। भारत की पहली है और विश्व में दूसरे नंबर की है, जो पहली बार 1888 शिमला में आयोजित की गई थी। 1940 से नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा 1940 से ये आपकी नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास में यहाँ पर 36 में है कि पेनल्टी स्ट्रोक है वो किस खेल से संबंधित है? तो पेनल्टी स्ट्रोक है ये आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और पेनल्टी स्ट्रोक के बारे में अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि आक्रमण करने वाले खिलाड़ी द्वारा गोल रेखा के मध्य से 7 गज की दूरी से आपका लिया जाता है, ठीक है। इसमें इतना ही आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें खिलाड़ी क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि वो आप इसको पुश कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको फ्लिक कर सकते हैं, स्कूप कर सकते हैं, लेकिन आप इसको हिट नहीं कर सकते,
ठीक है, अगर आप हिट करेंगे तो क्वेश्चन में ऐसे भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि पेनल्टी स्ट्रोक में कौन सी स्किल को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर कौन सी स्किल को यूज नहीं किया जाता। तो आप इसको आप बड़े आराम से और सोच समझ के इसको पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 41 नंबर को मैं अभी करने वाला हूं। तो 41 नंबर में यहाँ पर आपसे पूछा गया कि भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। तो भारतीय खेल प्राधिकरण का जो गठन है वो हुआ है आपका 1984 के अंदर, ठीक है, साई, जिसको आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, 1984 में इसका गठन हुआ है। और इसकी जो 2 शाखाएं हैं, ठीक है, पहली शैक्षणिक है और दूसरी है खेलकूद की। नेक्स्ट है, भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ है। तो भारत के अंदर जो शारीरिक शिक्षा का विकास है भाई वो अंग्रेजी शासन काल से माना गया है, लेकिन हजारों वर्ष साल पहले भी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी आप देख सकते हैं, महाकाव्य काल में भी देख सकते हैं कि वहाँ पर शारीरिक प्रशिक्षण है, ठीक है, कोचिंग है, ट्रेनिंग है, दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर मॉडर्न हम बात करें तो मॉडर्न रूप में जो अंग्रेजी शासन है, क्योंकि भारत के अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से आपका फिजिकल का जो कोर्स है वो आपका शुरू हुआ है 1920 में, ठीक है, HC बक की बदौलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और एक्सप्लेनेशंस में इसमें कुछ खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिर भी अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये है आपका 29 अगस्त को, ठीक है, और मेजर ध्यानचंद जो जादूगर कहे जाते हैं हॉकी के, और 29 अगस्त को इनका बर्थडे है। और 1995 से, ठीक है, 1995 से इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। YMCA प्रशिक्षण कब शुरू हुआ है। तो YMCA के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, 1920 से आपकी इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, और 1920 में इसमें शुरुआत हुई है। तो इसकी थोड़ी सी अगर आप व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। 1920 HC बक की बदौलत, ठीक है, मद्रास के अंदर, जिसको अभी आप चेन्नई कहते हैं। और 3 प्रकार के यहाँ पर इसमें प्रशिक्षण है। कौन कौन से हैं। एक तो है शारीरिक शिक्षा मीन्स फिजिकल एजुकेशन के अंदर डिप्लोमा, और राजकीय प्रमाण पत्र, ठीक है, निम्न श्रेणी का, और फिर उसके बाद में राजकीय प्रमाण पत्र उच्च श्रेणी का, ठीक है। तो इसमें कोचिंग और आपका जो ये कह सकते हैं जो फिजिकल एजुकेशन के कोर्सेज वो आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय उड़न सिख, ठीक है, फ्लाइंग सिख किसको कहा जाता है। तो बिल्कुल आप सभी को पता है, अभी हाल फिलहाल में इनका कह सकते हैं कि जून के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी और कोविड की वजह से। और भारत के पहले, ये कह सकते हैं कि पहले ओलंपिक क्वालिफायर फाइनल के लिए, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि फ्लाइंग सिख, और ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लाइंग सिख की उपाधि इसको कहाँ मिली थी। तो पाकिस्तान के अंदर दी गई थी, ठीक है। 1960 रोम ओलंपिक के अंदर 400 मीटर में इन्होंने जो टाइम लिया था वो था 45.6 सेकंड के अंदर, और ये 0.1 सेकंड के अंतर से कांस्य पदक के लिए चूक गए थे, मीन्स इनकी 4th प्लेस रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 मीटर का जो आपका धावक होगा उसके लिए जो दौड़ के अंदर जो स्टैगर होता है वो कितना रहेगा। तो ये हाफ स्टैगर होता है, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर है यहाँ पर कि 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है। तो हाफ स्टैगर दिया जाता है। अब यहाँ पर इसकी आप एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो आपका सूत्र दिया गया है, ठीक है, ये स्टैगर निकालने के लिए आपका सूत्र दिया गया है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अब सिर्फ इसमें थोड़ा सा चेंज है, अगर आप इसको फुल स्टैगर निकालना चाहते हैं, फुल स्टैगर आपका 400 मीटर के लिए हो जाएगा और हाफ स्टैगर है 200 मीटर के लिए कहा जाता है। तो जहां पर इसमें पाई है, पाई को आप 2 पाई का अगर कर लेंगे तो ये आपका बन जाएगा 400 मीटर के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कब प्रारंभ हुआ है। तो ये आपका हुआ है 1932 के अंदर, ठीक है, लखनऊ के अंदर ये बना हुआ है। 1932 में इसके निर्माण किया गया था और यहाँ पर एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, तैराकी और यहाँ पर साथ के अंदर कुश्ती है, रेसलिंग है, इसका प्रशिक्षण ये देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और क्वेश्चन में है यहाँ पर कि जो प्रशिक्षण आपको दिया प्रशिक्षण के दौरान जो हृदय की गति है, हार्ट बीट है, प्रति मिनट लगभग कितनी रहनी चाहिए, ठीक है। तो प्रति मिनट है भाई यहाँ पर कितनी रहनी चाहिए। तो इसमें से कोई भी आपकी यहाँ पर ये बोला कि नहीं है, ठीक है। हार्ट बीट है, हार्ट बीट के लिए जो नियमित एवं क्रमिक जो संकुचन और दौरान प्रकुचन मीन्स यहाँ पर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर रहता है उसको हम कहते हैं हार्ट बीट। अब हार्ट बीट है जो आपकी 1 मिनट के अंदर कितनी होती है। तो ये होती है आपकी 72, ठीक है। चलिए इसका थोड़ा सा पार्ट ऊपर रह गया था वो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये बोल रहा है कि यहाँ पर हार्ट बीट है सामान्य तौर पर आपकी 72 प्रति मिनट होती है। अभ्यास के दौरान यह बढ़कर 180 प्रति मिनट तक पहुंच जाती है, ठीक है। अब इसको देख लीजिए ये क्या होगा भाई, जब भी इसको थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन की जरूरत है इस क्वेश्चन को, वो मैं आपको अभी दे रहा हूँ।
180 अगर हार्ट बीट किसी की चली गई है तो उसको वापस से, अगर वो वापस से कोई भी एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसको वापस से जो रिकवर फेज होता है, रिकवर फेज के अंदर इसको 120 तक लेकर आना होता है। ठीक है, जैसे ही 120 से लेकर 130 पे आएगी वापस से वो अपना जो नेक्स्ट रिपीटेशन है उसको शुरू कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए करने वाले हैं, देवधर ट्रॉफी वाला रह गया था भाई, इसको ले लेते हैं। देवधर ट्रॉफी की शुरुआत है वो किस खेल से संबंधित है तो वो अभी आप देख लीजिए कि ये आपका देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है। ठीक है, और ये सीमित ओवरों का आपका अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता होती है। और यहाँ पर जो इसको शुरुआत है, ये कह सकते हैं जो इसका आयोजन है वो प्रोफेसर DB देवधर, ठीक है, प्रोफेसर DB देवधर, और यहाँ पर 1973 से लेकर 74 प्रति वर्ष ये करवाया जा रहा है। 1973 से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? होंगे का मतलब है भाई ये हो चुके हैं। ठीक है, हो चुके हैं, तो ये आपके 2010 आपके नई दिल्ली में हुए हैं। और यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा है, क्योंकि इसके इंटरप्रिटेशंस आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा बड़ी यहाँ पर व्याख्या की गई है। राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में आप सभी को पता है कि 1930 में ये आपके हैमिल्टन कनाडा के अंदर शुरू हुए थे। और पहले जो आपके कॉमनवेल्थ गेम हुए इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, 1934 से भारत है लगातार इसमें भाग ले रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इसके बारे में अगर आप और भी खास पढ़ना चाहते हैं तो ये आपके सामने। इन खेलों का एशिया में अभी तक 2 आयोजन, 16वां 1998 कुआलालंपुर मलेशिया, और 19वां जो है 2010 में आपका हुआ है। ठीक है, 20वां है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड 2014 में, 21वां है 2018 गोल्ड कोस्ट सिटी ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ में जो 22वां है वो 2022 डरबन के अंदर दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैराथन दौड़ की दूरी, भाई मैराथन तो अब तो बिल्कुल मेरे हिसाब से याद हो गया होगा। ठीक है, कितना है वो आप अभी यहाँ पे बता सकते हैं, तो ये है आपका 42.195। अब 42.195 इससे रिलेटेड भी मैंने आपको बताया था, और ये जो मानक दूरी है, मानक दूरी से रिलेटेड मैंने आपको पिछली सीरीज में बता दिया है। अगर नहीं देखी तो वो आप जाके देख लीजिएगा। 1924 के अंदर, ठीक है, जो पेरिस आपका फ्रांस, पेरिस के अंदर जो आपका ओलंपिक था 1924 का, इसमें जो ये दूरी है ये आपकी निश्चित कर दी गई थी। अब इसमें थोड़ा सा जो आपकी कह सकते हैं जो जो टेक्निकल पॉइंट्स वो आपको बताया गया है कि जो यहाँ पर आपके इसके अंदर जो आपको स्टेशन दिए जाते हैं, जो रिफ्रेशमेंट स्टेशन आपको दिए जाते हैं, वो आपके 6 अल्पाहार केंद्र, ठीक है, अल्पाहार केंद्र या फिर इसको रिफ्रेशमेंट स्टेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, पहला 11 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा, ठीक है, 7 माइल, और इसके बाद में हर 5 किलोमीटर के ऊपर आपको रिफ्रेशमेंट स्टेशन मिलेगा। मीन्स पहले 11 किलोमीटर तक आपको कुछ भी लेना अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कि हम खेल जब करवाते हैं बच्चों को, 5000 मीटर है, 10,000 मीटर है, आप उनको दौड़ाते दौड़ाते क्या करते हैं, पानी की बोतल या फिर कुछ भी ऐसा रुमाल वगैरह वो देना शुरू कर देते हैं। तो भाई ऐसा मत कीजिए। ठीक है, हो सकता है भी आप सेफ्टी पर्पज से कर रहे हैं, लेकिन अगर आप बात करें AFI के रूल्स की तो भाई वहां पर ऐसा कुछ भी देना अलाउ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूं मैं 47। तो अभ्यास के नियम का आविष्कार है वो किया है थॉर्नडाइक ने। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब इसके बारे में यहाँ पर आप पढ़ लीजिए। जो यहाँ पर प्राइमरी लॉ, आप ये कह सकते हैं जो E.L. थॉर्नडाइक, इनका पूरा नाम है E.L. थॉर्नडाइक, और E.L. थॉर्नडाइक है ये अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने जो यहाँ पर 3 नियम दिए थे, ठीक है, जो आपके प्राइमरी कह सकते हैं, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी प्रिंसिपल। तो पहला है आपका लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और तीसरा है आपका लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये आपके, ठीक है, तत्परता, और इसके साथ में आपका अभ्यास और प्रभाव का नियम। इनको अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको आप पढ़ लीजिए। बाकी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा जाना जरूरी समझूंगा, क्योंकि इतना ही आपके लिए बेसिक जरूरी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ भाई। खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो खो खो के अंदर है फड़के गोपाल पुरुषोत्तम है, इनको मिला है 2000 के अंदर। ठीक है, और 2003 में इनको जो पद्मश्री है इससे सम्मानित किया गया है। और द्रोणाचार्य की जो लाइफ टाइम कैटेगरी है, लाइफ टाइम कैटेगरी में आपको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी हाल फिलहाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, इसको आप याद कर लीजिएगा। और जो रेगुलर कैटेगरी है, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, अभी याद कर लीजिएगा 2020 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपकी तरफ। क्वेश्चन में है कि हॉकी मैच की अवधि क्या रहती है? तो हॉकी मैच की जो अवधि यहाँ पर है अभी बता रखी है 70 मिनट है, लेकिन अभी जो इसका टाइम है वो आपका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि जो बताई हुई है टाइमिंग 15 मिनट आपका खेला जाएगा, फिर 2 मिनट का आपको एक छोटा सा रेस्ट ब्रेक है, उसके बाद में फिर 15 मिनट खेला जाएगा, फिर यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर 15 मिनट खिलाया जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपको 15 मिनट का ब्रेक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर चेंज बता रखा है, तो इसको आप ठीक कर लीजिए।
लीजिए, जो यहाँ पर 10 मिनट है ना, 10 मिनट को आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, 5 मिनट कर लीजिए। जो टोटल अभी आप कह सकते हैं कि जो टाइम बनता है ये आपका 69 मिनट इसमें बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और ये नए जो नियम आए हैं वो भी याद कर लीजिएगा कि 1/9/2014 से ये लागू हुए हैं। ठीक है, 40 सेकंड का जो टाइम आउट है वो प्रत्येक पेनल्टी कॉर्नर व गोल स्कोर होने पर आपको मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज है वो संबंधित किससे? तो अंजू बॉबी जॉर्ज है वो एथलेटिक्स के अंदर जो लॉन्ग जंप है इसे रिलेट करती है, और मैंने इसके बारे में भी पिछली वीडियो में आपको बताया था। नेक्स्ट है कि 9वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2003 के अंदर आपकी जो हुई थी, इसमें लंबी कूद की जो स्पर्धा थी, इसमें 6.70 की मीटर की इन्होंने छलांग लगाई थी, और यहाँ पर इनको कह सकते हैं कि जो कांस्य पदक है वो मिला था। और 2004 के अंदर इनको जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इससे सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है आपका प्राणवायु कौन है? तो प्राणवायु कौन है भाई? वो प्राणवायु आपकी फिजिकल एजुकेशन ही है। ठीक है, हाल फिलहाल में फिजिकल एजुकेशन आपकी प्राणवायु है, और एग्जाम्स की जो तैयारी है वही आपकी प्राणवायु है। तो भाई प्राणवायु ऑक्सीजन को कहा जाता है, और ऑक्सीजन को आप नॉर्मल लैंग्वेज में आप कहते हैं आपकी CO2 मीन्स केमिकल जो नेम है इसका है आपका O2। CO2 तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर जीवित प्राणियों के लिए जो आपकी ऑक्सीजन, ये कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है ना आपको इस तरह से पूछा गया कि जो योग होता है ना, योग के अंदर प्राणवायु किसको कहा जाता है? तो ऑक्सीजन को कहा जाता है। इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा भाई। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इसकी डिटेल पढ़ना चाहें तो डिटेल पढ़ सकते हैं, बाकी कुछ खास आपके लिए नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलेंगे। बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना है? तो बास्केटबॉल रिंग का जो व्यास होता है वो रहेगा आपका 45। ठीक है, रिंग कौन सी होती है वो आपने देखी भी होगी, और चलिए नहीं देखी तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। ऐसे आपने देखी होगी, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे आपका जो बोर्ड होता है उस बोर्ड से यहाँ पर आपकी जुड़ी हुई रहेगी। तो जो ये वाला व्यास है ये पूछा गया है कि जो बास्केट की आप जिसके अंदर से बॉल आपकी जाती है उसका रिंग का व्यास कितना रहेगा। तो बास्केटबॉल रिंग का व्यास है, जो भीतरी व्यास है वो 0.45 सेंटीमीटर, तथा जो मोटाई है रिंग की, जो आपका देखिए आपने एंगल लगी रहती है तो उसकी कितनी मोटाई है, तो ये है आपकी 0.017 मिलीमीटर से लेकर 0.020 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। रिंग जमीन से 3.05 मीटर की ऊंचाई पर तथा इसके समानांतर होनी। चलिए इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन ऊपर लिखी हुई है वो हम पढ़ लेते हैं। रिंग होनी चाहिए, रिंग का जो रंग है वो संतरे का, ठीक है, ऑरेंज कलर के समान होना चाहिए। ऑरेंज का भी रख सकते हैं, मीन्स रेड कलर का आपका लगभग रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रिलेटेड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 54। चलिए, तो 54 नंबर क्वेश्चन में है कि पिट्यूटरी ग्लैंड होती कहाँ है? तो ये मस्तिष्क की सतह पर आपकी रहेगी। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा भाई। यह कपाल की जो स्फेनोइड हड्डी है, ठीक है, कपाल की आपकी जो स्फेनोइड हड्डी है और उस हड्डी के गर्त के अंदर आपकी स्थित होती है। इसको सेला टर्सिका और मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई पहली बार मैंने नाम सुना, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मास्टर ग्लैंड इसका नाम सुन रहा था मैं आज तक, ठीक है, या फिर इसको पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि इसको कहते थे, लेकिन जो सेल टर्सिका है ये मैं इसका पहली बार नाम सुन रहा हूँ। तो मेरे लिए भी नया है, हो सकता है मे भी आप में से कुछ एक के लिए नया हो। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम भाई सीखने का काम कर रहे हैं और सीखना है वो किसी भी उम्र में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो इसका वजन है लगभग कितना है भाई? 0.6 ग्राम। अरे बाप रे, थोड़ा सा वेट लेके और सबकी मास्टर बनी हुई है ना। चलिए, तो 0.6 ग्राम इसका वेट रहता है, और पुरुषों के अंदर यह मक्के के दाने के बराबर होती है, और स्त्रियों में कुछ बड़ी और गर्भावस्था में काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, गर्भावस्था का मतलब है जब आप माँ के पेट में पल रहे होते हैं उस टाइम पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका प्रौढ़ हृदय का वजन कितना होता है? प्रौढ़ हृदय का वजन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एक मैच्योर हो चुका है उसका हार्ट वेट कितना रहेगा? तो ये 260 से लेके 300 ग्राम तक होता है। आप इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइजेज। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतना ये आपका जो हार्ट का साइज है वो 350 ग्राम तक आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, कार्डियक मसल्स का बना होता है, ठीक है, थोरैक्स के अंदर आपका ये स्थित है, और फेफड़ों और डायफ्राम के बीच में ये रहता है। ठीक है, इसका वेट है 260 से लेके 300 ग्राम इसका
बताया गया। चलिए नेक्स्ट है फेफड़े किसका हिस्सा है, तो भाई फेफड़े है वो आपके श्वसन तंत्र का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपका पार्ट हो जाएंगे। अब ये बोल रहा है कि फेफड़ों के बारे में खास क्या है, तो फेफड़ों के बारे में भाई ये खास है कि ये आपका मुख्य श्वसन अंग है। इसको याद रखेगा कि दो ये होते हैं, और जो आपका बाईं साइड का है, ठीक है, बाईं साइड का जो आपका है वो थोड़ा सा बड़ा है, और जो दाहिनी साइड का आपका जो आपका दाहिनी साइड का है वो आपका बड़ा है, और जो बाईं साइड वाला आपका लंग है वो थोड़ा सा साइज में छोटा होता है, क्योंकि बाईं साइड में है वो आपका हार्ट भी इसमें आपका प्लेस रहता है, ठीक है। और जो दाहिनी साइड का आपका लंग रहेगा इसके अंदर 3 लोब्स बने हुए हैं, और जो बाईं साइड का है इसके अंदर 2 लोब्स बने हुए हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन, ठीक है। चलिए 90 से 120 दिन आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। तो आरबीसीज को आप एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, छोटी चपटी गोल तथा दोनों ओर से बीच में दबी हुई आपकी रहेगी, अर्थात उभयावतल इसका होता है आकार। और स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो इसकी संख्या है वो 4.5 से लेकर 5 लाख, ठीक है। यहाँ पर इसमें लिख रखा है आपका, इसमें बता रखा है आपका ये है 45 लाख से लेकर, ठीक है। तो आप इसको 4.5 से लेकर 5 लाख इसको कर लीजिएगा, ठीक है, प्रति घन मिलीमीटर आपकी हो जाएगी। इसका जीवन काल 120। और आरबीसी का जो निर्माण है वो बोन मैरो के अंदर होता है, किंतु भ्रूणीय अवस्था के अंदर जो आरबीसी का निर्माण है वो स्प्लीन और आपका यकृत के अंदर मीन्स लीवर के अंदर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च। स्टार्च मीन्स आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, और ये कहाँ से आपको मिलेगा, तो ये जो गेहूं है या फिर ये कह सकते हैं जो अनाज है, अनाज से आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो स्टार्च है, मंड्स है, पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है जिसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसैकेराइड्स की इकाइयों की एक बड़ी संख्या में, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक्स बंधों द्वारा जुड़ने के कारण बना होता है, ठीक है। सिर्फ ये पादपों में पाया जाता है। देखिए पादपों का मतलब है कि जो जितनी भी आपकी वेजिटेबल्स है और जितना भी अनाज है, अनाज ये कह सकते हैं जो पेड़ पौधों से आपको प्राप्त हो रहा ना, तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट आपका रहेगा, ठीक है। तो ये किससे मिल जाएगा आपको, इसके बारे में अनाज है, गेहूँ है, ठीक है, मक्का, चावल, आलू, मटर और सेम, इससे आपको मिल जाएगा। महिलाओं के लिए जो जेवलिन है इसका भार कितना रहता है, तो महिलाओं के लिए है 600 ग्राम का जो भाला है इसका रहेगा। और इसके बारे में इसकी जो पूरी व्याख्या वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में कर दी थी, अगर आप अभी भी पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए। भाला आपका है एक वृत्ताकार, ठीक है, एक आर्क लाइन से आपका ये थ्रो किया जाएगा, और 4 मीटर का चौड़ा रनवे रहेगा, ठीक है। 30 से लेकर 36.5 फीट की 30 से लेकर 36.5 मीटर की जो लंबाई है वो रनवे की रहेगी, मीन्स जो आपका अप्रोच एरिया है, ठीक है। और मुहाने पर ये आपका दौड़ पथ पे लगी रहती है, और जो चाप है मीन्स जो आपका ये कह सकते हैं कि जो आपका, चलिए मैं बना देता हूँ भाई, कुछ इस तरह का आपको ये मिल जाएगा। चलिए ये रनवे हो गया है, और यहाँ से ऐसी आपकी एक चाप लगी मिलेगी, ठीक है। ये आपका जेवलिन थ्रो का एरिया रह गया, एंगल हो गया, ठीक है, जिसके अंदर आपको थ्रो करना है, थ्रोइंग सेक्टर। तो ये 29 डिग्री का यहाँ पर होता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब जो भार है पुरुषों के लिए है 1.8 पाउंड मीन्स 800 ग्राम हो जाएगा, महिलाओं के लिए है 1.3 पाउंड मीन्स 600 ग्राम हो जाएगा। पुरुषों के लिए जो भाले की लंबाई है वो 260 से लेकर 270 सेंटीमीटर, और महिलाओं के लिए है मीन्स वीमेंस के लिए जो है ये आपकी 220 से लेकर 230 सेंटीमीटर लेंथ है वो रहती है। चलिए अब है पेशाब। पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च कितना होता है लगभग आपको बताना है। तो पेशाब से लगभग आपका 1,500 मिलीमीटर, ठीक है, आप इसको 1.5 लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 1.5 लीटर के करीब है वो आपका पानी है वो खर्च होता है। अब इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो और भी डिटेल में है आपका कि मानव शरीर में लगभग प्रतिदिन है आपको 2500 से लेकर 3000 जो जल का निकास होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं भाई, पानी है वो आपको कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर पीना इसीलिए ज़रूरी है कि जो आप पेशाब करते हैं यूरिन के थ्रू आपका 1500 ml, ठीक है, पसीने के थ्रू है 900 ml, ठीक है। गर्मियों की बात कर रहा है, सर्दियों की नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑन एन एवरेज श्वसन जो आप करते हैं उसमें 400 ml जो आपकी भाप वगैरह है, ठीक है, आपके ड्रॉपलेट्स के थ्रू निकल जाता है, और जो मल आप करते हैं उसमें 200 ml आपका जो कह सकते हैं जो पानी है वो बॉडी से निष्कासित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिविर के लिए भारत में सबसे अच्छा मौसम कौन सा है, कौन से मौसम में आप है कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। तो कैंप ऑर्गेनाइज करना है तो आपने वसंत ऋतु में करना है। वसंत ऋतु में आपका बहुत ज़्यादा सूटेबल रहता है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, जो व्याख्या एक्सप्लेनेशन है इसमें कुछ खास नहीं है, अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहेगा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन की धमनियाँ है वो रक्त ले जाती हैं। तो जो धमनियाँ है वो आपकी जो रक्त को लेके जाती हैं वो हृदय से लेके जाती हैं,
ठीक है, हृदय से कहाँ लेके जाएंगी, वो जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, जो वेन्स है, जो वेन्स या फिर उनको शिराएं कहेंगे, तो जो शिराएं होती है वो हृदय के अंदर लेके आती है। इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा रहता है। तो जल प्रदूषण का जो स्रोत है ये है आपका वाटर पोल्यूशन का, सीवर का पानी। जी हाँ, सीवर के पानी से बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ज़मीन को नुकसान होता है, और इसके साथ में जो आपका पानी है, जो आपका नदियों के अंदर, ठीक है, नहरों के अंदर छोड़ दिया जाता है, ठीक है, सीवर का पानी, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। जल प्रदूषण को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन अभी पढ़ने वाला हूं 68 नंबर, क्योंकि टाइम थोड़ा है और क्वेश्चन ज़्यादा है। शारीरिक शिक्षा के पाठ्य वितरण में किस बात का ध्यान आपको रखना आवश्यक नहीं है। तो ये है आपको धार्मिक आधार। जी हाँ, धर्म के आधार पर आप कुछ भी बच्चों को ना पढ़ाएं, ना करवाएं। ठीक है, धर्म है वो अपने आप ही आपको समाज सिखा देगा। बाकी हमें जो सिखाना है वो क्या करना है, जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसको बच्चों की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, वित्तीय सुविधाएं आपके पास में कितनी है उसके अनुसार, और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है उसके अनुसार ही आप पढ़ाएं। ठीक है, धर्म समाज के साथ छोड़ दीजिए। ठीक है, बाकी हम समाज के साथ में जुड़े रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका वॉलीबॉल टीम के बारे में। तो वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो यहाँ पर है आपके टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि सर अगर वॉलीबॉल टीम में खेलने वाले खिलाड़ी पूछ लिया जाए, या कुल ये पूछ लिया जाए कि वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, और वहाँ पे ऑप्शन में 12 ना दिया हो तो क्या करें। अगर वहाँ पर 6 दिया है तो 6 पे आप क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी आप इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी आप पढ़ लीजिए कि वॉलीबॉल खेल के अंदर 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 6 खिलाड़ी खेलते हैं, 6 सब्स्टिट्यूट होते हैं, और यहाँ पर जो टोटल 12 खिलाड़ी हैं इनके अंदर एक रक्षात्मक प्लेयर होता है जिसको कहते हैं लिब्रो। ठीक है, और वो लिब्रो है, कभी भी आ सकता है, कभी भी टीम में जा सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती और बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भारत ने किस भार वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो भारत ने सुशील कुमार, ठीक है, भारत के सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में, और विजेंद्र कुमार ने यहाँ पर जो बॉक्सिंग के अंदर है वो कांस्य पदक जीता है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा कि बीजिंग ओलंपिक 2008 में जब हुआ था, उसके बाद में जो 2012 के अंदर ओलंपिक हुआ है उसमें सुशील कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया था, और कॉन्सिक्यूटिव लगातार 2 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं सुशील कुमार। ठीक है, चलिए इसके बारे में इंटरप्रिटेशंस भी दी गई है, थोड़ी सी वो आप पढ़ लीजिए। बीजिंग ओलंपिक 2008 में सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम, विजेंद्र कुमार ने 75 किलोग्राम मिडल वेट कैटेगरी, ठीक है, मिडल वेट कैटेगरी 75 किलोग्राम हो जाएगी, और इसमें जीते थे ब्रॉन्ज मेडल। और लंदन 2012 ओलंपिक में सुशील कुमार ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है रजत पदक, और वो भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में लगातार 2 ओलंपिक आयोजन में पदक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और महिलाओं के अगर बारे में आप पूछे तो आप बता सकते हैं पीवी संधू। 2016 का ओलंपिक हुआ रियो ओलंपिक, उसमें उन्होंने रजत पदक जीता था, और अब जो 2021 में हुआ उसमें उसका कांस्य पदक आया है। तो ये भी कॉन्सिक्यूटिव मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खो खो की टीम में टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें और अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर की बात करें, इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं तो वहाँ पर 1 कोच और 15 खिलाड़ी आपके जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 कोच है, 1 मैनेजर भी आप साथ में भेज दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 12 खिलाड़ी रहेंगे, जिसमें से आपके 9 खिलाड़ी खेलते हैं और 3 जो खिलाड़ी हैं वो आपके सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बदले जाने वाले खिलाड़ी, एक्स्ट्रा खिलाड़ी कभी भी मत बोलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फोसबेरी फ्लॉप स्टाइल है, फोसबेरी फ्लॉप स्टाइल किस इवेंट की तकनीक है। तो फोसबेरी फ्लॉप है, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, और मैंने वहाँ पर बताया था 1900 के अंदर मैंने बताया था कि फोसबेरी जो फ्लॉप टेक्निक है उसको इजाद किया गया था, तो 1968 में हुई थी भाई, आप उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। तो जो फोसबेरी फ्लॉप टेक्निक है ये आपकी ऊंची कूद से संबंधित है, और यहाँ पर ये कह सकते हैं जो इनको बनाने वाले हैं वो किस ने बनाया, इसको आप देख सकते हैं। सीजर जो टेक्निक है ये माइक स्विनी, ठीक है, यूएसए। इसके बाद में वेस्टर्न रोल, तो ये जॉर्ज होराइन ने बनाई है, और स्ट्रेडल रोल है ये डेव ऑल ब्रिटन, और फोसबेरी फ्लॉप है ये डिक फोसबेरी ने बनाई है। ठीक है, इसको भी आप याद करना चाहें तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड होता है। तो यहाँ पर मानदंड है, इनमें सभी आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। मीन्स आपको वैज्ञानिक प्रामाणिकता है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और शिक्षा के लिए बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध हो, तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन इतनी ज़्यादा खास नहीं रहेगी मेरे हिसाब से पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ना चाहें तो स्क्रीन पर मौजूद है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल जंप का प्रयोग किस में किया जाता है? तो वर्टिकल जंप है वो आपके लेअप शॉट के लिए, ठीक है, बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल के अंदर ब्लॉकिंग करते हैं, और रोप जब जंपिंग करते हैं तो इन सभी के अंदर आपका प्रयोग होता है। और वर्टिकल जंप अगर एथलेटिक्स में पूछ लिया जाए तो कौन कौन से होते हैं? वर्टिकल जंप अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्टिकल जंप आपके दो होते हैं, जिसके अंदर आपका हाई जंप और पोल वॉल्ट जंप आपके काउंट किए जाते हैं वर्टिकल जंप में, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल अगर आपसे पूछ लिया जाए एथलेटिक्स के अंदर या फिर ट्रैक एंड फील्ड में, तो आप बता सकते हैं जो लॉन्ग जंप है और आपका ट्रिपल जंप है वो आपके हॉरिजॉन्टल जंप आपके होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें लेअप शॉट के बारे में और यहाँ पर ब्लॉकिंग के बारे में, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक पैर पर उछलकर तथा भुजाओं को फैलाकर बास्केट को सीधे गेंद में डालने का प्रयास करना, ठीक है, बास्केट में सीधे गेंद को डालने का प्रयास करना। और ब्लॉकिंग के अंदर जब आप जाल के पास में खड़े होते हैं और जो दूसरा खिलाड़ी है जब आपको स्मैश करने के लिए जाता है तो आप उछल कर जब अपने दोनों हाथों से विपक्षी का जो अटैक है उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो उसको कहते हैं ब्लॉकिंग। प्राणायाम, जी हाँ, योगा का क्वेश्चन आ गया। प्राणायाम में रेचक का अर्थ क्या है? तो रेचक का अर्थ होता है आप सांस को छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताया गया है, उसको आप देख लीजिए। भाई पूरक का मतलब होता है श्वास को लेना, रेचक का मतलब होता है सांस को छोड़ना, और यहाँ पर जो कुंभक है ये श्वास को अंदर या बाहर रोकना। और जो कुंभक है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है, अंतकुंभक या फिर बाह्य कुंभक, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत आता है? आइसोटोनिक प्रशिक्षण के अंतर्गत कौन सा आता है? तो ये है आपका वेट ट्रेनिंग, ठीक है, वेट ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप बेंच प्रेस लगाते हैं, स्क्वाट लगाते हैं, या फिर वेट के साथ में आप डंबल एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, रोड एक्सरसाइज करते हैं, जो आपके ट्राइसेप्स एक्सरसाइजेज करते हैं, तो ये सभी आपकी कौन सी आइसोटोनिक आपकी एक्सरसाइजेज होती है जो वेट ट्रेनिंग में आपकी इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। इसमें कैलिस्थेनिक जो एक्सरसाइजेज है इनको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आप फ्री हैंड मांसपेशी है, ठीक है, बॉक्स जंप है, डंबल वेट है, ठीक है, वेट लिफ्टिंग है, ये आप चीज़ें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर क्वेश्चन है 76 नंबर। किसी खेल में सीखा गया कौशल अन्य खेल को सीखने में सहायक होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो भाई जब एक खेल दूसरे को सीखने में सहायक होता है तो उसको कहते हैं प्रशिक्षण का स्थानांतरण, ठीक है। चलिए अब प्रशिक्षण का जो स्थानांतरण है वो कितने तरीके से होता है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। जब पहले सीखे गए ज्ञान से प्रशिक्षण से कुछ नया सीखना प्रभावित हो तो यही प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहलाता है। अर्थात एक स्थिति से सीखा गया हुनर, क्योंकि ये साइकोलॉजी के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक स्थिति से सीखा गया हुनर दूसरी जगह जब प्रयोग करके आप नया सीखते हैं तो उसको धनात्मक कहते हैं। क्या? जब यहाँ पर एक स्थिति में सीखा गया हुनर दूसरी जगह पर जब आप प्रयोग करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? धनात्मक, धनात्मक, ठीक है। चलिए अब धनात्मक के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा और इसके साथ में शून्यात्मक, तो तीन तरह का ये आपका प्रशिक्षण का स्थानांतरण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर है, चलिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की जो आप मात्रा लेते हैं उससे रिलेटेड। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट के खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो प्रशिक्षण जब भी आप कर रहे हैं तो 60 से आप 65% जो पार्ट है कार्बोहाइड्रेट का आप रख सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर अनुपात अगर आप देखना चाहें तो वो क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो कार्बोहाइड्रेट का अनुपात है, अगर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जब आप चार जो इसमें अनुपात जो रखा गया वो है 4:1:1 का, ठीक है, रेशियो। मीन्स कार्बोहाइड्रेट आपको 4 अगर आप पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको प्रोटीन का 1 भाग रखना है और वसा का भी 1 भाग रखना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिशतता बता रखी है कि 55 से 60, ठीक है। प्रोटीन है वो आप 10 से 15 और फैट है वो आप 25 से 30 रख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर मात्रा की बात करें कितना लें ग्राम के अंदर तो वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है 680 से लेके 750। और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो 125 से 190 और वसा है वो आपको 140 से लेकर 165, ठीक है। ये पर डे की खुराक आपकी मानी गई है, ठीक है। और कैलोरीज की बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको 2800 से 3000 कैलोरी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको 500 से लेके 750 और जो आपका फैट है यहाँ पे इससे मिल जाएगी आपको 1200 से लेके 1500। अब ऊर्जा का जो उत्पादन है वो यहाँ पर आप मेंशन कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 ग्राम प्रोटीन से आपको मिलती है 4.1 कैलोरीज, ठीक है। आपको 1 ग्राम प्रोटीन से मिलती है, सॉरी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से आपको 4.1 कैलोरीज मिलेगी। वसा है, वसा से 1 ग्राम अगर आप फैट ले रहे हैं तो यहाँ पे जो आपको कैलोरीज मिलेगी वो कैलोरीज मीन्स यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्पादन होगा वो होगा 9.1
कैलोरीज। ठीक है, 9.1 या फिर 9.3 आपको लिखा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन साइड लेता है? पावर प्ले, कौन सी साइड को चूज करने का अधिकार होता है? पावर प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर है कि जो आपका नियम 3 है, ठीक है, तो नियम 3 यहाँ पर इसमें देख लीजिए, बैटिंग और बॉलिंग साइड दोनों के अब हक में है, अब आ गया है। पहले होता था बैटिंग के लिए, लेकिन अब क्या है, बॉलिंग साइड है वो भी पावर प्ले अपना ले सकती है। तो नया नियम है 2015 के अनुसार क्या है कि पहले 10 ओवर तक, ठीक है, 2 खिलाड़ी है वो 30 गज के बाहर रखे जाते हैं। 11 से लेकर 40 ओवर तक 4 खिलाड़ी हैं वो आपके बाहर रखे जाते हैं, और 41 से लेकर 50 ओवर तक 5 खिलाड़ी है वो 30 गज के बाहर रहेंगे। ठीक है, यह नियम है, दोनों टीमों के लिए एक समान रखा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन में है यहाँ पर कि लंबी कूद में प्रथम स्थान के लिए टाई अगर है तो दोनों का पिछला कूद भी बराबर है, क्या निर्णय लिया जाएगा? भाई आप टाई ब्रेक करना चाहते हैं फर्स्ट पोजीशन के लिए, लेकिन टाई है वो जब आपने पिछली उनकी जो जंप है वो भी देख लिया, फिर उसके बाद में भी बराबर है, तो क्या निर्णय लिया जाएगा? तो यहाँ पर ये होगा कि दोनों को एक एक और जो मौका है वो कूदने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आप इसमें देख सकते हैं कि अगर बेस्ट परफॉर्मेंस आपकी मिलती चलती है, एक्सप्लेनेशन में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए कि आपकी बेस्ट जो बेस्ट है आपका जो अटैम्प्ट है वो मिल रहा है बार बार, तो उस कंडीशन में आपको क्या दिया जाएगा? एक एक और चांस दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने साल के लिए होता है? तो अध्यक्ष का जो चुनाव है वो 8 वर्ष के लिए किया जाता है, 8 साल के लिए किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो अभी एट प्रेजेंट जो आपकी मेंबरशिप है वो तो 105 आपके इसमें सदस्य हैं। ठीक है, 12 मानद सदस्य इसमें आपके मनोनीत है, और 32 जो सदस्य है वो मनोनीत है, और इसकी जो अवधि है वो 8 वर्ष की होती है, और अवधि समाप्त होने पर पुनर्निर्वाचन भी किया जा सकता है। पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि अगर कोई आईओसी का अध्यक्ष चुना जाता है और उसका जो कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उसको दोबारा से भी री इलेक्ट किया जा सकता है। तो अभी एट प्रेजेंट में 10 सितंबर 2013 से लेकर आईओसी के जो अध्यक्ष हैं वो थॉमस बक बने हुए हैं, जर्मनी के ये रहने वाले हैं। ठीक है, वैसे तो इनका कार्यकाल अगर आप बात करें तो 2021 में अभी इनका समाप्त हो जाना था, लेकिन अब ये आगे भी चुने जा चुके हैं। ठीक है, अगले सालों के लिए भी अब दोबारा से रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट खेल में स्टंप की चौड़ाई कितनी होती है? चलिए ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो क्रिकेट के अंदर 9 इंच की चौड़ाई रहती है आपकी स्टंप की। तो विकेट की चौड़ाई है 9 इंच, या फिर आप इसको अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो 22.8 सेंटीमीटर हो जाएगा। विकेट की ऊंचाई की बात करेंगे तो 28 इंच, और 28 इंच को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 71.5 सेंटीमीटर, और बेल्स की जो लंबाई है वो हो जाएगी आपकी 11.1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले एक तो आपका जेनेटिक मीन्स आपकी जो हेरिडिटी आनुवंशिकता है, और आपका एनवायरनमेंट भी आपका प्रभावित करेगा, और किस क्लाइमेट के अंदर आप रह रहे हैं। क्लाइमेट मीन्स जलवायु, और क्लाइमेट को याद रखिएगा 25 साल के बाद में क्लाइमेट है वो आपका रिवाइज किया जाता है। ठीक है, रिवाइज का मतलब है कि 25 साल के अंदर जो चेंजेस आए हैं उसी को क्लाइमेट कहा जाता है। ठीक है, और जो वेदर है वो पर डे वो आपका पर डे भी जो चेंज है वो होता रहता है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जो जियोग्राफिक है इस हिसाब से आपको समझना जरूरी है। ठीक है, वेदर कास्टिंग के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बास्केटबॉल खेल का समय होता है। तो बास्केटबॉल का जो समय है वो है आपका 10-10 मिनट का। ठीक है, 10-10 मिनट की 4 पारी खेली जाती हैं, और जिसके अंदर आपका जो टाइमिंग है 10 मिनट का आपको रेस्ट दिया जाता है, और यहाँ पर जो बीच में जो टाइमिंग दी जाती है, ठीक है, मध्यांतर से बीच में मीन्स एक इनिंग से लेकर दूसरी इनिंग के बीच में जो टाइम है वो 2 मिनट का रहता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, 10 मिनट के 4 क्वार्टर होंगे, और 4 क्वार्टरों की पारी में इसको खेला जाएगा। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी पारियों के बीच में 2-2 मिनट का मध्यांतर आपका विश्राम दिया जाता है, और फिर खेल काल की जो अवधि होगी मीन्स यहाँ पर 2 पारियों के बीच में यहाँ पर 15 मिनट का रखा, तो आप इसको 10 मिनट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 10 मिनट है भाई, आपका 15 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में विटामिन सी होता है?
तो विटामिन सी किस में रहेगा? तो भाई ये आपका सबसे ज़्यादा, अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा मात्रा है वो हरी मिर्च के अंदर है, विटामिन सी रहेगी। मुझे किसी टीचर ने भी पूछा था कि भाई मिर्च के अंदर विटामिन कौन सा होता है, तो मैंने बोला कि सर विटामिन सी होता है। टीचर ने बोला कि कैसे, विटामिन सी कैसे हुआ, वो इतनी तीखी होती है। मैंने बोला कि सर जब हम मिर्ची को खाते हैं ना तो सी सी की आवाज़ आती है, तो इसीलिए विटामिन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर आप इनके अंदर मात्रा भी देख सकते हैं, ठीक है, कितनी कितनी मात्रा है वो विटामिन सी की इसके अंदर पाई जाएगी। ठीक है, ज़्यादा मैं इसको पढ़ूंगा नहीं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने एक जोक सुना दिया है और जोक अच्छा लगे तो कमेंट करना और नहीं लगे तो बकवास लिख के छोड़ देना। चलो नेक्स्ट है आपका कि बीच वॉलीबॉल के एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या क्या रहती है? तो बीच वॉलीबॉल का जो खेल होगा उसमें खिलाड़ियों की संख्या 2 रहेगी। ठीक है, और अगर हम वॉलीबॉल वैसे खेल रहे हैं तो 6-6 खिलाड़ी आपके मैदान पे रहते हैं और यहाँ पर टीम के अंदर 2-2 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। ठीक है, और ये है आपकी वॉलीबॉल की फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन इंटरनेशनल वॉलीबॉल। ठीक है, इसके बारे में अब भाई अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। वॉलीबॉल की प्रथम प्रतियोगिता है वो 1981 ब्राज़ील के अंदर शुरू हुई थी, जबकि ओलंपिक में पहली बार है इसको 1996 अटलांटा में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए किस जॉन्डिस रोग में निम्न में से कौन सर्वाधिक लाभकारी है? चलिए, तो जॉन्डिस के रोग में आप क्या करेंगे? गन्ने के अंदर भी मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा। देखिए हो सकता है मे भी हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं उनकी बातों की सलाह है वो हम नहीं मानते हो, लेकिन अगर आप इसको मान ले तो और भी अच्छा आपके लिए कारगर होगा। जब भी आप गन्ने है या फिर दही का सेवन भी कर सकते हैं इसके अंदर, और थोड़ा सा इसमें चूना जो भुजा हुआ चूना होता है, जैसे आपने देखा भी होगा, तो भुजा जो हुआ चूना है वो गन्ने के रस में आप मिलाकर पी लीजिएगा। तो जो पीलिया है जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं, इसमें काफ़ी कारगर सिद्ध होता है और ये लीवर से रिलेटेड आपकी डिजीज़ रहती है। ठीक है, और इसके अंदर आप जॉन्डिस का कैसा पता लगा सकते हैं? तो जॉन्डिस जिसको भी होता है उसके अंदर एक तो कह सकते हैं कि जो उसका डाइजेशन है वो अच्छा नहीं रहता है, आँखें हैं, जो उसकी स्किन है वो पीली पीली पड़ जाएगी। ठीक है, और उसके नाखूनों से भी देख के आप पता लगा सकते हैं, और जितना हो सके उसको लिक्विड डाइट पे रखिए, उतना ही जल्दी वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल के मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर खड़े होंगे? जब भी थ्रो इन लिया जा रहा है, थ्रो इन का मतलब है कि बॉल बाहर चली गई और बॉल अंदर फेंकी जा रही है, तो उस टाइम पे जो थ्रो इन के टाइम पे जो खिलाड़ियों की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी? तो यहाँ पर ये किसी भी दूरी पर वो खड़े हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़ लीजिए, बाकी एक्सप्लेनेशन पे मैं ज़्यादा अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपकी स्क्रीन पर अटकी रहेगी जब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को करूँगा। वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? तो मिनट का यहाँ पर टोटल है 6 मिनट का है, और इसकी अगर आप इंटरप्रिटेशंस के लिए जाएंगे तो यहाँ पर आप इसमें देख पाएंगे कि जो कुश्ती मैट की लंबाई और चौड़ाई है वो 12 बाई 12 मीटर की रहेगी। ठीक है, 12 बाई 12 मीटर का है, और जिसके अंदर जो प्लेटफॉर्म में खेला जाता है आपने देखा भी होगा, ऐसे सर्कल लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाहर एक आपका रेड और आपका बनता है, ठीक है, एरिया, और जो टोटल है ये आपका जो रेसलिंग का एरिया बनेगा वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलिए अब प्लेटफॉर्म से ऊंचाई है वो अगर आप बात करें तो 1 मीटर की आप ये कह सकते हैं ऊंचाई रहेगी लगभग। और यहाँ पर जो समय है, समय के बारे में हमने बात देखी थी, तो 2-2 मिनट के 3 राउंड है, और प्रत्येक मिनट का जो आपका राउंड होगा उस राउंड के बीच में 30 सेकंड का जो विश्राम है वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, टाइम आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड्स का मैदान कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड्स का मैदान लॉर्ड्स के मैदान में ही स्थित है। चलिए, तो लॉर्ड्स का मैदान है वो इंग्लैंड के अंदर है और लॉर्ड्स में ही रहेगा। ठीक है, चलिए, तो लॉर्ड्स का मैदान है ये आपका 1814 ईस्वी में बना था, और थॉमस लॉर्ड्स ने इसको निर्माण में कह सकते हैं कि सहायता की है, उन्होंने बनाया है, और इसकी जो क्षमता है वो 28,000 की है। 28,000 इसके अंदर बैठ सकते हैं, और इसी मैदान पर पहला जो विश्व कप है वो खेला गया था 1975 में, जिसके अंदर जो वेस्ट इंडीज़ है वो विजेता रहा था। ठीक है, और यहाँ पर 5 टीमों के लीग फिक्सचर में कुल कितने मैच होंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 5 को आप अगर देखिए, जो लीग फिक्सचर, अब इसमें ये हो सकता है कि इसमें सिंगल लीग है या फिर डबल लीग है, तो मोस्टली आपका जो पूछा जाता है लीग फिक्सचर के बारे में वो सिंगल के हिसाब से ही पूछा जाता है, तो आप उसी के हिसाब से जवाब इसमें दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैचेस की जो संख्या है वो आपकी 10 हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर डबल सिंगल के लिए हिसाब से पूछा गया, अगर डबल होता तो डबल में आपका 20 हो जाता। ठीक है, अब जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। सिंगल का फॉर्मूला बताया गया है कि n×n-1। ठीक है, और अगर आप इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको पुटअप करते हैं तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आ जाएगा, और डबल लीग का जो फॉर्मूला वो यहाँ पर आपका इसमें मेंशन किया
गया है। ठीक है, n/n-1, 2 से भाग ना कीजिए तो आपका डबल लीग के जो मैचेस हैं वो आपके निकल आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना किस देश के हैं? तो डिएगो मैराडोना की भी भाई मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, और ये जो खिलाड़ी हैं ये हैं आपके अर्जेंटीना के। और डिएगो मैराडोना की कह सकते हैं कि महान फुटबॉल खिलाड़ी, और सन 1986 में इन्होंने अर्जेंटीना को पहली बार विश्व चैंपियन बनाया था। 1990 की विश्व कप फाइनल तक पहुंचाया था। और इसके साथ में मैराडोना मुख्य रूप से जो मिडफील्ड खिलाड़ी हैं, और 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ किया गया गोल फुटबॉल इतिहास का सर्वकालिक जो श्रेष्ठ गोल है वो माना जाता है, इनके द्वारा किया हुआ। चलिए अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 92 नंबर, और 92 नंबर मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म है वो कहाँ हुआ है? वैसे हॉकी है भारत की देन कहा जाता है, और ये वैसे जो गेम है अभी जो हाल फिलहाल है इंग्लैंड की देन माना जाता है। इंग्लैंड के शासक हेनरी तृतीय के शासनकाल में खेले जाने वाले क्लब बॉल को, ठीक है, आधुनिक रूप में कहा जाता है हॉकी। ठीक है, और हॉकी का जन्मदाता माना जाता है। इससे पहले स्कॉटलैंड के अंदर शिंटी, आयरलैंड में हर्ली और इंग्लैंड के अंदर इसको बैडी के नाम से खेलते थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? तो 1985 के अंदर प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और हाल फिलहाल के अंदर यहाँ पर देखिए इसमें राशि बता रखी है, अभी 5 लाख है, तो आप इसको कर लीजिएगा क्या, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख। भाई मैं दोबारा बता रहा हूँ, रेगुलर कैटेगरी में 10 लाख है। लाइफ टाइम के लिए अगर आप बात करोगे तो लाइफ टाइम में ये हो जाएगी आपकी 15 लाख। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्रिकेट का पहला विश्व कप है वो कहाँ हुआ? तो अभी अभी हमने बात की थी, तो ये 1975 में, जब हम बात कर रहे थे लॉर्ड्स के मैदान की, तो 1975 में यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। और लॉर्ड्स के मैदान में 7 जून से लेके 21 जून 1975 के मध्य ये आपका खेला गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच मैच के साथ इसका प्रारंभ हुआ था। तो पहला मैच जो खेला गया था भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है, तो ये भी काफ़ी प्राउड फील करने वाली बात है कि जो विश्व कप का पहला मैच, यहाँ किसी भी विश्व कप का जो पहला मैच खेला गया, जो पहला आपका विश्व कप हुआ है, उसका पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। और प्रथम चैंपियन जो रहा था ऑस्ट्रेलिया को हराकर वेस्टइंडीज़ बना था। ठीक है, जिसे प्रेसिडेंशियल कप प्रदान किया गया था। तो प्रेसिडेंशियल कप भी आपसे पूछ लिया जाएगा किससे संबंधित है, तो जो पहला विश्व कप हुआ था वो प्रेसिडेंशियल कप था। ठीक है, 8 देशों की टीमों ने इसमें भाग लिया था। कुल 15 मैच हुए थे। सर्वाधिक रन न्यूजीलैंड के जी.एम. टर्नर 333 इन्होंने बनाए थे, और सर्वाधिक विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है वो जी.जे. गिलमोर के नाम गया था, इन्होंने 11 विकेट लिए थे। चलिए नेक्स्ट है, सीखना प्रभावित होता है। तो सीखना किससे प्रभावित होगा? वो प्रेरणा से प्रभावित होता है। जी हाँ, जितने आप मोटिवेट करेंगे उतना ही आप किसी भी चीज़ को अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है, तो सहज प्रवृत्ति ये रहती है। चलिए अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशंस, तो क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपकी मौजूद है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटबॉल के गेंद का वजन कितना होता है? तो फुटबॉल के अंदर जो आपकी बॉल इस्तेमाल की जाती है उसका वेट आपके सामने 395 से लेकर 453 ग्राम के बीच में आपका रहता है। परिधि के बारे में बात की गई है, तो 27 से 28 इंच की परिधि रहती है। 68 से 70 सेंटीमीटर इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। गेंद का भार है 396 से 453 ग्राम। ठीक है, 14 से लेकर 16 औंस आप इसको कन्वर्ट करके अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, ग्राम में या फिर औंस में। गेंद के अंदर जो हवा का दाब है वो 600 से लेकर 1100, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। और यहाँ पर समुद्र तल से अगर वेट उसके में आप बात करें, ठीक है, तो ये 8.5 पाउंड वर्ग इंच, और यहाँ पर है 15.6 पाउंड वर्ग इंच के बीच में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन कि ओलंपिक का सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब है निम्न में से किस देश ने जीता? तो भारत है भाई 8 बार का विजेता, और ये काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगी सब कुछ जानकारी। चलिए यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आपका। चलिए हम भारत वाला ही कर लेते हैं, क्योंकि ओलंपिक वाला हमने पढ़ लिया। तो व्याख्या में आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर इंटरप्रिटेशन इसकी दी गई है। तो पहला है एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। ठीक है, कप्तान थे जयपाल सिंह। दूसरा जो जीता है 1932 लॉस एंजलिस, कप्तान थे यहाँ पर लाल शाह बुखारी। 1936 बर्लिन ओलंपिक में मेजर ध्यानचंद थे। ठीक है, और 1948 में जो कप्तान थे वो थे किशन लाल। और उसके बाद में 1952 हेलेंसिकी में जीता के.डी. सिंह बाबू।
ठीक है। और इसके साथ में 1956 मेलबर्न के अंदर बलबीर सिंह, ठीक है, और बलबीर सिंह इनको सीनियर के नाम से, ठीक है, दो हैं ये, बलबीर सिंह जूनियर और बलबीर सिंह सीनियर। तो बलबीर सिंह सीनियर इनको कहा जाता है क्योंकि नाम में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए सीनियर और जूनियर इनके पीछे लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका 1960 रोम के अंदर आपका रजत पदक भारत ने जीता था। लेजली क्लॉडियस यहाँ पर इसके कप्तान थे। 1964 के अंदर चरणजीत सिंह की कप्तानी में भारत को स्वर्ण पदक मिला टोक्यो में। उसके बाद में फिर कांस्य पदक आया 1968 मैक्सिको सिटी के अंदर, और पृथ्वीलाल गुरबख्श यहाँ पर कप्तान बनाए गए थे। उसके बाद में 1972 के म्यूनिक में फिर भारत का आया यहाँ पर कांस्य पदक हरमीक की कप्तानी में। और उसके बाद में आप 1980 की तरफ चलिए, ऊपर वाला थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर रह गया था। अब ये है वासुदेव भास्करन, जिनकी अगुवाई में 1980 में लास्ट जो कह सकते हैं कि पदक भारत का आया था, और उसके बाद में पदक का सूखा अब 2021 में समाप्त हुआ है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रह गया था 95 नंबर क्वेश्चन है, तो 95 नंबर को भी अभी लपेट लेते हैं। भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार जो भाग है 1920 में लिया। अब भाई इस क्वेश्चन पे फिर विवाद खड़ा हो जाता है कि सर आपने पिछली सीरीज करवाई थी उसमें 1928 बताया था, अब आप 1920 वाला क्वेश्चन लेके आ गए। तो भाई भारत के जो खिलाड़ी पहली बार खेले थे, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अनऑफिशियल तौर पर भारत के जो पहली बार खिलाड़ी खेले थे वो 1920 में खेले थे। 1928 में आधिकारिक का मतलब है कि उस टाइम पे 1927 के अंदर भारत की क्या बन चुकी थी यहाँ पर, ठीक है, सर दोराबजी जमशेदजी टाटा की कह सकते हैं कि अथक प्रयास से 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ बन चुका था। तो फिर भारत की टीम है वो ऑफिशियल तरीके से गई थी, ठीक है। चलिए अब भारत ने पहली बार जो देखिए यहाँ पर इसमें लिख भी रखा कि अनाधिकारिक तौर पर 7वें एटम फॉर ओलंपिक में प्रतिभाग लिया, जिसमें 3 धावक और 2 कुश्ती के खिलाड़ी शामिल थे। आधिकारिक तौर पर भारत ने 9वें एम्स्टर्डम मींस 1928 के ओलंपिक में भाग लिया था। हॉकी के अलावा 7 एथलीट भी इसमें शामिल थे। इसे भारत का गोल्डन ओलंपिक, हॉकी में स्वर्ण कहते हैं, ठीक है, गोल्डन ओलंपिक के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का गोल्डन ओलंपिक कौन सा है ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इंडोर स्टेडियम है आपका नई दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है। और 1982 में इसको ये कह सकते हैं कि ये इसकी स्थापना की गई है। और इसके साथ में भारत का सबसे बड़ा और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। इसकी क्षमता है 14,348 दर्शकों की। क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो भाई बिल्कुल सिंपल है, 11 खिलाड़ी होते हैं, और टोटल जो टीम जाएगी उसमें 15 खिलाड़ी, ठीक है, जिनके नामों की घोषणा टॉस होने से पहले आपको करनी होती है, ठीक है। वैसे 17 खिलाड़ी या 16 खिलाड़ी आपके जाते हैं, लेकिन 15 की आपको घोषणा करनी पड़ेगी। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये आपका है कानपुर में, कानपुर बोल गया, चलिए कानपुर के अंदर है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम है ये आपका 1945 में आपका बना है, ठीक है, कानपुर में, और जिसकी क्षमता है ये है आपकी 33,000 की, ठीक है, 33,000 की क्षमता के साथ में ग्रीन पार्क स्टेडियम एट कानपुर। चलिए, अरे माफ़ी चाहूँगा जल्दबाजी में स्क्रीन गायब हो गई है। चलिए स्क्रीन को वापस से लेके आने की कोशिश मैं कर रहा हूँ कि स्क्रीन वापस आ जाए। चलिए 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 स्क्रीन वापस आ जाएगी। जी हाँ, स्क्रीन वापस आ गई है और क्वेश्चन स्क्रीन पर। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, जल्दबाजी में गड़बड़ हो गई। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 97 नंबर, टेबल टेनिस किस देश का खेल है? तो टेबल टेनिस है ये चीन का राष्ट्रीय खेल है, और चीन के इस राष्ट्रीय खेल को कहा जाता है क्या? पिंग पोंग, ठीक है। चीन के राष्ट्रीय खेल को जो पुराना नाम है आप कह सकते हैं पिंग पोंग था, ठीक है। विहिप वहैप गौसिमा और विहिप वहैप के नाम से भी इसको जाना जाता है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, 19वीं शताब्दी में, ठीक है। खेलते समय यहाँ पर बल्ले और मेज से इसको ध्वनि निकलेगी, ठीक है, उसी के आधार पर इसको पिंग और पोंग नाम है वो दिया गया है। जर्मनी के डॉक्टर लेमैन के प्रयासों से 15 जनवरी 1926 को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस की स्थापना है वो की गई है, और भारतीय TTF की जो स्थापना है वो 1938 में की गई है, ठीक है। चीन टेबल टेनिस
जापान जूडो और फ्रांस और ब्राज़ील का जो राष्ट्रीय खेल है वो फुटबॉल रहेगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम, चलिए इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और नेक्स्ट है आपका आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ से प्रारंभ हुए, तो बिल्कुल ईजी है। तो आपके जो आरंभ हुआ है इनका, ये हुआ है आपका 1896 से, ठीक है। और जो आपका पहला आधुनिक का आपका ओलंपिक खेल हुआ है, इसमें 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 1896 तक एथेंस के अंदर ये आयोजित किया गया था, जिसमें 14 देशों के 241 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, ठीक है। 9 खेलों की 43 स्पर्धाओं के अंदर खेलों में जो शामिल थे वो ट्रैक एंड फील्ड, तलवारबाजी मीन्स फेंसिंग, भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग, शूटिंग और टेनिस, साइकिलिंग, तैराकी मीन्स स्विमिंग, जिम्नास्टिक और कुश्ती आपकी शामिल थी। प्रथम ओलंपिक खेलों का औपचारिक उद्घाटन किंग जॉर्ज प्रथम ने किया था। इस चीज़ को भी आप याद रख लीजिएगा। स्ट्राइकर है किस खेल से संबंधित है, तो स्ट्राइकर है ये आपका संबंधित हो जाएगा फुटबॉल से। चलिए, और फुटबॉल में खेल के सेंटर फॉरवर्ड को निक नेम दिया गया है, ठीक है। सेंटर फॉरवर्ड को ही कहते हैं स्ट्राइकर। चलिए, बाकी खास रहेगा आपके लिए पता नहीं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित हैं। अभिनव बिंद्रा, जी हाँ, अभी अभी हमने बात की, तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग से संबंधित हैं और इनका 10 मीटर एयर राइफल के अंदर 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड आया था और पहले इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं भारत की तरफ से। 2001 में अर्जुन पुरस्कार मिला, 2002 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है और यहाँ पर 2009 के अंदर इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए, नेक्स्ट है आपका शिक्षा के अंदर, शिक्षा में खेल विधि प्ले वे इन एजुकेशन का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये हैं आपके कॉल्डवेल कुक, ठीक है। के कुक भी इनको कहा जाता है। तो कॉल्डवेल कुक ने सर्वप्रथम जो खेल प्रणाली प्ले वे को जन्म दिया है। कुक के अनुसार, मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। उन्होंने आओ पढ़ो के नारे को बदलकर आओ पढ़ना पढ़ना खेलें का नारा दिया है, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो पढ़ना पढ़ना खेलें ये किसने नारा दिया है, तो आप बता सकते हैं कि कॉल्डवेल कुक ने ये नारा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहले करेंगे हम 100 वाला क्वेश्चन करेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। यह है, वर्ष 2001 में संपन्न महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है, तो ये जीता है यहाँ पर न्यूजीलैंड ने। और जो आपका क्रिकेट विश्व कप है विमेंस के, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में आपके लिए है। तो 1982 में विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया वीमेंस के लिए, 1988 में ऑस्ट्रेलिया, फिर 1993 में इंग्लैंड रहा, फिर 1997 में हुआ ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, 2000 के अंदर न्यूजीलैंड और 2005 में फिर ऑस्ट्रेलिया वर्ष, फिर 2009 के अंदर ऑस्ट्रेलिया और 2013 के अंदर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 2017 और 2021 में क्रम से इंग्लैंड न्यूजीलैंड में आयोजित होगा और प्रथम आयोजन न्यूजीलैंड में हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा ही डिटेल यहाँ पर इसमें बता रखी है, ठीक है। 2017 का भी हो चुका है और 2021 का भी आपका हो चुका है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है, तो बास्केटबॉल जो खेल है वो कैसे आरंभ किया जाएगा, बॉल को उछाला जाएगा, जंप ऑफ इसको कहा जाता है। तो जंप करवाया जाता है बॉल को, जंप बॉल से बास्केटबॉल खेल की शुरुआत की जाती है जब दो विरोधी खिलाड़ी हैं वो केंद्रीय वृत्त, जो आपने सर्कल देखा होगा, सेंटर में एक सर्कल होता है जिसकी जो रेडियस रहेगी 1.8 मीटर का रहेगा, ठीक है। इस रेडियस से बॉल को उछाला जाएगा, ठीक है, जंप बॉल इसको कहा जाएगा। और खेल आरंभ करने की यह विधि सभी पारियों के आरंभ में तथा हर एक अतिरिक्त समय के आरंभ में ये अपनाई जाएगी। मीन्स हर 10-10 मिनट की जो आपकी पारी खेली जाती है उस हर एक पारी की शुरुआत है वो जंप बॉल से की जाएगी। रक्त के ओ समूह को कहते हैं, रक्त का जो ओ समूह है मीन्स जो ओ ब्लड ग्रुप है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सर्वदाता, ठीक है, यूनिवर्सल इनको डोनर कहा जाता है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया गया, अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज और एंटीजन आपका नहीं होता है, सॉरी एंटीजन नहीं होता है, लेकिन दोनों प्रकार के जो एंटीबॉडीज हैं वो रहते हैं, ठीक है, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं होता, अतः इसे किसी भी वर्ग को दिया जा सकता है, इसीलिए इन्हें सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय सिंह चौहान किस खेल से संबंधित है, तो विजय सिंह चौहान जो आपके हैं ये आपके एथलेटिक्स से संबंधित है। और विजय सिंह चौहान डेकाथलॉन स्पर्धा करते थे और डेकाथलॉन के अंदर होते हैं आपके 10 इवेंट, और 1974 के तेहरान एशियाई खेलों में इनको डेकाथलॉन के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। और भारत सरकार ने इनको 1972 में
अर्जुन पुरस्कार से नवाजा था। सूर्य की किरणों के बारे में, सूर्य की किरणों से आपको क्या मिलता है? तो सूर्य की किरणों से आपको मिलता है विटामिन डी, और विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरोल। और विटामिन डी जो है वो कह सकते हैं कि एक इसके बारे में बता रखा कि सफ़ेद रवेदार गंध रहित है, ठीक है। और इसके साथ में ये भोजन को जब आप पका रहे हैं तो नष्ट नहीं होता है, और साथ में ये आपको जब जहाँ से मिलेगा सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सूर्य की किरणों से आपको मिल रहा है, तो सबसे कह सकते हैं कि जो हाई रिच सोर्स है वो आपका सनलाइट है, सनलाइट से आपको मिलेगा। और सनलाइट अगर आपको नहीं मिल रही है और विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं है तो आपको क्या क्या हो सकता है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि इसकी वजह से आपके जो दांत और निर्माण का दांत और हड्डियों का तो निर्माण कर रहा है, अगर इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स, ओस्टोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये आपका बूढ़ों के अंदर होता है, ऑस्टोमलेशिया है ये, ठीक है, यंग एज के अंदर होता है, ठीक है। और टिटेनी, दांतों की जो गुहिकाएं हैं वो आपकी बन जाएंगी, मीन्स जो दांतों के अंदर कैविटी है वो बनना शुरू हो जाती है। और इसका स्रोत यहाँ पर सनलाइट है, दूध है, मक्खन है, ठीक है, मछली का तेल है, टमाटर, पीली गाजर, अंडे की जर्दी, ठीक है, आप इसको खा सकते हो। और धूप का विटामिन भी इसको कहा जाता है, ठीक है, सनशाइन विटामिन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, ठीक है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी। और पाकिस्तान विश्व कप हॉकी का पहले चैंपियन के साथ कुल 4 बार 1971, 1978 और 1982 तथा 1994 का विजेता भी है, मीन्स 4 बार हॉकी का विश्व चैंपियन बन चुका है। भारत 1 बार बना। शिविर का अनुशासन होता है, शिविर का अनुशासन कैसा रहेगा? तो शिविर का अनुशासन भाई वहां पर आपको कठोरता के साथ में, कह सकते हैं कि बिल्कुल आपको एक तल्लीनता के साथ में डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें थोड़ा सा आप इसमें पढ़ सकते हैं, बाकी इतना आपको मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट इसमें नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौड़ने की सही दिशा कौन सी होगी? ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि जो दौड़ना है, मीन्स जब भी आप ट्रैक पर दौड़ रहे हैं तो आप किस साइड में दौड़ेंगे, तो किस साइड में आपको दौड़ना होता है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो हमेशा जब भी आप दौड़ेंगे तो आपको ध्यान में रखना कि आप जब बच्चों को दौड़ा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि आपको इस दिशा में दौड़ाना होता है, बच्चों को ऐसे दौड़ाना होता है भाई, ठीक है, कभी भी क्लॉकवाइज मत दौड़ाइएगा। तो ये डायरेक्शन इसमें आपकी रहेगी। अब इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा बाईं तरफ। जी हाँ, बाईं तरफ आपको दौड़ना होता है। और इसका रीज़न क्या है, तो यह थोड़ा सा आप यहाँ पर इसमें ले सकते हैं कि दौड़ की जो दिशा है अंदर की ओर बायां हाथ की तरफ से आपकी तय होगी, और बाएं हाथ से ही वीथियों का मतलब है कि जो आपकी लेन्स है उसका आरंभ आपका किया जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेन आपको लोड की जाती है। जांग की हड्डी का नाम क्या है? तो जांग की हड्डी का नाम है आपका फीमर, ठीक है, इजी है। और लगभग इसकी जो लंबाई है 48 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल डिफरेंस इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में मिल जाए 48 सेंटीमीटर तो आप क्लिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 400 मीटर जो आपकी यहाँ पर रेस होती है, 400 मीटर हर्डल रेस है वीमेंस के लिए, ठीक है, उसमें बाधा की जो ऊंचाई है वो कितनी रहेगी? तो बाधा की जो ऊंचाई है ये हो जाएगी आपकी 0.76 मीटर, ठीक है। और अगर ये आपसे पूछ लिया जाए 100 मीटर के अंदर कितनी होगी, 100 मीटर हर्डल के अंदर, तो आपको याद रखना कि 0.838 मीटर, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें पढ़ सकते हैं कि 400 मीटर हर्डल के अंदर जो बाधाओं की ऊंचाई है ये हो जाएगी आपकी 0.762 मीटर, और बाधाओं की कुल संख्या होगी 10। और जो स्टार्टिंग लाइन से जो पहली बाधा वो 45 मीटर की दूरी पे लगेगी, ठीक है, उनके बीच में जो हर्डल होंगी उनमें 35 मीटर की दूरी रहेगी, और जो लास्ट आपकी हर्डल होगी वो 40 मीटर की दूरी पे लगाई जाएगी। और ये है आपका यहाँ पर 115वां नंबर क्वेश्चन। तो इसमें है कि वसा का अच्छा स्रोत क्या है? तो वसा का अच्छा स्रोत रहेगा आपका मक्खन। जी हाँ, मक्खन खाइए और मक्खन जैसे हो जाइए। यहाँ पर मक्खन से आपको जो आपका मिल रहा है तो ये है आपका 51.4 ग्राम, मीन्स 257% यहाँ पर इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि आपको फैट मिल रहा है, ठीक है। मछली से आपको अगर मछली लेते हैं तो इसमें आपको मिलेगा 29.9 ग्राम, ठीक है, मीन्स यहाँ पर 149%। तो रेशियो के हिसाब से 257% आपको मक्खन में ज़्यादा है, ठीक है। मछली जो आप लेते हैं, मछली का जो ओमेगा फैटी एसिड रहेगा उसमें जो आपकी बताई गई है ये इसमें हो जाएगी आपका फैटी एसिड 4023, ठीक है, 4023 मिलीग्राम। और ओमेगा फैटी एसिड के अंदर होता है आपका 1185 मिलीग्राम। चलिए,
और नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका कि पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है। तो पुरुषों के लिए भाले का वजन है आपका 800 ग्राम, ठीक है। और वेंट्रिकल हिस्सा किसका है, तो वेंट्रिकल जो हिस्सा है ये आपके हार्ट का हिस्सा रहता है। और वेंट्रिकल है आपके जो नीचे वाले चैम्बर है, ठीक है। ऊपर वाले होते हैं यूरिकल और नीचे वाले जो चैम्बर हैं जिसमें आपका लेफ्ट और आपका राइट वेंट्रिकल होते हैं, तो ये है आपका हार्ट के हिस्से। तो भाई ये थे फटाफट आज के आपके 115। जी हाँ, एक क्वेश्चन मैंने कुछ ज़्यादा ही आपको करवा दिया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज आपका एग्जाम है स्टेट का, अच्छा जाए मैं इसी उम्मीद के साथ में यहाँ पर लिख रहा हूँ कि भाई जाते जाते सीरीज़ को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिए मेरी मेहनत को, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ। कमेंट ज़रूर करना और भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जी हाँ, सब्सक्राइब नहीं करते हैं इसके लिए थोड़ा सा मैं नाराज़ हो जाता हूँ, ठीक है। नाराज ना कीजिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।